आपने फेक पासपोर्ट्स का रैकेट एक्सपोज किया है। थाईलैंड में एक व्यक्ति था जो 20 साल तक वहाँ पे पासपोर्ट बनाता रहा। कोड वर्ड था सर्जन। वो दुनिया का कोई सा पासपोर्ट बनवा लो, और पासपोर्ट ऐसे होते थे कि आप उस पर ट्रैवल कर सकते थे। मतलब इमिग्रेशन में पता ही नहीं चलता था कि वो नकली पासपोर्ट है। जो इंग्लैंड का पासपोर्ट छोटा राजन यूज कर रहा था, वो भी उसी ने बना के दिया था। ललित मोदी डी कंपनी के 1000 करोड़ के कर्ज में, तो वो कर्ज नहीं था, वो इनकी बिजनेस की डील का प्रॉफिट कह लीजिए। दिया बाद में दिया, जब ललित मोदी को बैंकॉक में किडनैप किया। मुझे कहें अगर मैं कहीं गलत बोल रहा हूँ, मेरी कोई बात गलत है तो मेरा नंबर दुनिया में है, पब्लिक डोमेन में है, मेरी ईमेल आईडी पब्लिक डोमेन में है। ललित मोदी आए कहें कि मैं गलत बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, मेरे साथ ये बैंकॉक में नहीं हुआ था। 93 ब्लास्ट के बाद दाऊद इब्राहिम ने खुद पेशकश की थी, ये पब्लिक डोमेन में है, कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। तो ये उस समय सरेंडर करना चाहते थे। सरेंडर क्यों नहीं हुआ? उस समय गवर्नमेंट की गलती थी। उस समय सबसे बड़ा डॉन कौन है? मुंबई का लॉरेंस बिश्नोई। क्या कहना है आपका उनके बारे में? क्रिमिनल तो क्रिमिनल है ना, उसके बारे में मैं क्या बोलूं। एक तरफ तो आप एक्सटॉर्शन कर रहे हो और दूसरी तरफ आप सलमान खान को ये कह रहे हो कि आपने हिरन मारा है, मैं आपसे हिरन मारने का बदला लूंगा। ये तो हिपोक्रेसी है। यू गेट डेथ थ्रेट्स? हाँ आई है, टाइगर मेमन के नाम पे आई है। टाइगर मेमन के ऊपर स्टोरी कर रहा था मैंने, तो टाइगर मेमन के नाम पे धमकियाँ आई कि तुमने इनके ऊपर स्टोरी की, तुम 93 बोल के हम तुझे मार देंगे। मैंने कहा ठीक है, मेरे पास वो तक चीज़ें हैं टाइगर मेमन के बच्चों से रिलेटेड जो किसी को नहीं मालूम। मैं कभी किसी की फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करता हूँ। अगर कोई मेरी फैमिली पे आएगा, मैं तुम्हारी फैमिली भी नहीं छोड़ूंगा। आपने छोटा शकील से पहली बार इंटरव्यू किया। मेरे से पहले और लोगों ने भी किया था, ऐसा नहीं है कि मैं पहला व्यक्ति था। मुझसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने किया। 90s से कर रहे हैं, 80s से कर रहे हैं, बल्कि 90s में गलत कह रहा हूँ, 80s से शकील का इंटरव्यू कर रहे हैं। लेकिन मेरा इंटरव्यू अलग इसलिए था क्योंकि मेरा 90 मिनट का था, 1.5 घंटे का, एक फिल्म के बराबर था। और वो इसलिए अलग था कि मैंने जो उसमें सवाल पूछे, जो बहुत सारे प्रोफेशनल थे, बहुत उसके सारे पर्सनल थे, बहुत सारे उसके बिजनेस से थे, बहुत सारे उसके ऐसे किस्से थे जो पब्लिक डोमेन में नहीं आए थे तो वो डिटेल में नहीं आए थे। तो वो जो था वो एक प्रॉपर डिटेल्ड था। आदमी के अगर शकील के जितने भी इंटरव्यू अगर हम आज की तारीख में इंटरनेट पे देखें, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5-6 मिनट, अगर कोई खिंच गया हो तो 10 मिनट का खिंचा होगा। इससे ऊपर आज तक नहीं गए हैं। चाहे वो प्रिंट मीडिया में इंटरव्यूज़ जो छपे शुरुआती दौर में, जब ये लोग दुबई में होते थे, 93 ब्लास्ट नहीं हुआ था, तब भी एक वही होते थे कि एक्सटॉर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन डिटेल्ड कभी इंटरव्यू नहीं थे। तो मेरा अलग इसलिए है क्योंकि ये डिटेल्ड था, 90 मिनट का था, और मुझसे पहले बहुत लोगों ने किया, लेकिन मेरा अलग था, इसलिए वो हाईलाइट मेरा। फिर आपका इंटरव्यू कहाँ हुआ और कैसे पहुंचे वहाँ तक आप? टेलीफोनिक था? पक्का टेलीफोनिक। इन पर्सन नहीं मिले आप? झप्पी नहीं दिया आपने उनको? इन पर्सन नहीं था, टेलीफोनिक था। शकील ने 90s के बाद पर्सनल इंटरव्यूज देने बंद कर दिए, वो सिर्फ टेलीफोन पे। बट वी कैन एक ट्रैक राइट कि वो कहाँ से बात कर रहे हैं, वो ट्रैक हुआ होगा। देखिए, जब भी शकील का या किसी भी डी कंपनी का फ़ोन आएगा या किसी भी मोस्ट वांटेड का फ़ोन आएगा, हमारे पास आया, हम जैसे इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री मेकर्स कह लें या जर्नलिस्ट कह लें, जब भी आएगा वो ऑटोमेटिकली एजेंसीज उसको सुनेंगी, और ऑटोमेटिक सुनेंगी, और वो कोशिश करेंगी कि उसका जगह का एरिया निकालने के लिए। उनके पास भी वो सारे संसाधन हैं जो हमारे पास हैं। वो भी ये जानते हैं कि हमारी आवाज़ पहुंचेगी तो सुनी जाएगी, हमारी लोकेशन निकाली जाएगी। वो भी उस टेक्निक का यूज़ करते हैं जिससे कि वो लोकेशन को हाइड कर सके। गॉट इट। उनके पास पैसा है, तो हमारे यहाँ क्या है कि हमें कोई प्रोडक्ट अपनी टीम में लेना है, उसका टेंडर निकलेगा, टेंडर निकलने के बाद उसकी बड़ा टेंडर निकाला जाएगा, टेंडर डेट आएगी, फिर उसका ऑक्शन होगा, फिर ऑक्शन के हिसाब से उसमें करते करते वो कई महीने लग जाते हैं। पता चला वो टेक्नोलॉजी तब तक 6 महीने पुरानी हो गई, उसके बाद नई टेक्नोलॉजी आ गई। क्राइम सिंडिकेट में यह है कि जैसे भी कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है और उन्हें लगता है कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ये कोई टेंडर नहीं निकालना, पैसे देने हैं और तुरंत आ जाएगी। तो जो स्नूपिंग जो क्या कहते हैं, जो लोकेशन हाइडिंग है, वो ये लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आप उस समय इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे, आज भी हो?
देखो मैंने जीवन की शुरुआत वाइल्ड लाइफ से की। तो वाइल्ड लाइफ के होते हुए Wildlife- आप वहां तक कैसे पहुंचे, Wildlife- बताओ ना आप। आप बता नहीं रहे हो मुझे कि देखो, आपकी 2000 बात तो हो गई उनसे, आपका मेरे लिए 90 मिनट का वो था कॉल, बट वहां तक कैसे पहुंचे आप? अगर मुझे बात करनी है उनसे भी बात करा दोगे आप? कहानी बहुत लंबी शुरू होती है, बहुत लंबी। बताओ ना फिर। शुरुआत होती है 2002 से, जब मैंने वाइल्ड लाइफ में शुरुआत की। मैंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के तौर पे अपने जीवन की शुरुआत की। 3 बार BBC फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का फाइनलिस्ट रहा। तो मैं वाइल्ड लाइफ के प्रति बहुत डिवोटी था। वाइल्ड लाइफ में रहते रहते मैंने एक चीज़ जानी, वाइल्ड लाइफ क्राइम, जो 10-15 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है साल की, ड्रग्स के बराबर। 10-15 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री, एक साल की, एक साल की इंडस्ट्री है। उनका टर्नओवर ऐसा है। हम ड्रग्स की, हम जब भी हम क्राइम की बात करते हैं, ज़्यादा मर्डर की बात कर लेंगे, रेप की बात कर लेंगे, या फिर ड्रग्स माफिया की बात कर लेंगे, या गोल्ड माफिया की बात कर लेंगे, इसके अलावा नहीं है। लेकिन वाइल्ड लाइफ क्राइम भी उतना ही बड़ा है जितना कि और क्राइम बड़े हैं। तो वहाँ से मैंने वाइल्ड लाइफ क्राइम समझा। तो वाइल्ड लाइफ क्राइम को मैं समझने के लिए उधर निकलना शुरू किया कि भाई होता क्या है। क्योंकि वाइल्ड लाइफ क्राइम में अगर हम सबसे ज़्यादा बात करें तो हाथी दांत और शेर की खाल, यानी कि बाघ, टाइगर की स्किन की बात होती है, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने वाइल्ड लाइफ क्राइम को समझना शुरू किया और उसको मैं फॉलो करते करते साउथ ईस्ट एशिया पहुंचा। 2006-07 के आसपास, 8-9 के आसपास। वहाँ से मुझे लिंक्स मिले, पता चला कि साउथ ईस्ट माफिया जो है कनेक्टेड है समहाउ टू मुंबई माफिया। तो फिर मैंने मुंबई माफिया के बारे में स्टडी करनी शुरू की। लिंक्स क्या होते हैं भैया, एक वहाँ से मुझे बहुत कुछ ऐसा पता चला जो किसी को नहीं पता। 93 हमने भी सुना था, छोटा राजन हमने भी सुना था, बहुत सारे नाम हमने उस समय बचपन में सुने थे, और वो दिमाग में घर कर ही जाते हैं। क्योंकि छोटी दुनिया में आप जब छोटे होते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ हो जाए तो आप ज़िंदगी भर याद रखते हैं। जैसे अमेरिका का 9/11 है, उस समय के जो 10-15 साल के बच्चे होंगे, उन्हें आज भी वो हवाई जहाज और वो कहानी पूरी उन्हें डिटेल्ड में याद हो। बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत बड़ा शौक था अमेरिका के लिए। तो ऐसे ही हमारे लिए भी 93 शौक था। तो मैं 13-14 साल का रहूँगा, तो वो एक कहानी हमें पता थी, क्योंकि उसमें सेलिब्रिटीज़ के नाम जुड़े थे, बहुत सारे नाम जुड़े थे। तो इस वजह से मुझे अच्छे से वो पूरी कहानी, वो नाम याद थे। तो जब मैंने साउथ ईस्ट एशिया पहुंचा, तो वहाँ से मुंबई के बारे में पता चला कि भाई साउथ ईस्ट एशिया के लोग तो मुंबई में भी है। क्योंकि छोटा राजन तब साउथ ईस्ट एशिया में था, क्योंकि 2000 में अटैक हुआ था छोटा राजन पे बैंकॉक में। 2002 में मैं वाइल्ड लाइफ में आया। 2008-09 के आसपास मैं साउथ ईस्ट एशिया पहुंचा। तो वो कहानी एक तरीके से पुरानी नहीं हुई थी, लोग वहाँ पे भी थे जो उस समय के राजन के लोग थे। तो वहाँ से मुझे मुंबई माफिया पता चला। जब मुझे मुंबई माफिया पता चला, तो मैंने मुंबई माफिया पे पूरी डिटेल रिसर्च करनी शुरू की। डिटेल रिसर्च करते करते मैंने कोशिश की कि मैं दाऊद इब्राहिम की स्टोरीज कवर करूँ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था। तो अगर जो मुझे सही लगा कि कहीं पहुंच सकते हैं, तो वो छोटा शकील लगा। छोटा शकील तक पहुंचने के लिए नंबर ढूंढने में मुझे 1.5-2 साल लगे। 1-1.5 साल में जब मुझे नंबर मिला, तो मैंने उस पर SMS किया 2015 में। तो जैसे ही मैंने पहला नंबर, वो उस नंबर दुबई का नंबर था, अब शायद बंद है या नहीं ये नहीं पता, दुबई का नंबर SMS भेजा। 2015 के आसपास की बात है। और जैसे ही मैंने नंबर भेजा, मेरा फ़ोन सर्विलेंस पे चला गया। नंबर पे SMS भेजा, मुझे नहीं मालूम था उस समय, मालूम तो था लेकिन इतना नहीं मालूम था कि मेरा नंबर भी सर्विलेंस पे जा सकता है। मेरा नंबर उस समय सर्विलेंस पे चला गया कि भाई एक वो नंबर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के पास भी था, खुफिया विभाग पे भी था, और जर्नलिस्ट के पास भी था। तो वो SMS गया। SMS के 1 घंटे बाद मुझे +444 या 344 3 डिजिट कोड का फ़ोन आया, और वो मैंने उठाया। वो पहली बार, मुझे आज भी याद है कि वो आवाज़ मैंने पहली बार सुनी थी छोटा शकील की। तो उससे पहले टीवी पे सुनी थी, अपने फ़ोन पे पहली बार सुनी थी। तो मुझसे सीधे बोला, हाँ तुमने SMS किया था? मैंने कहा SMS तो मैंने बहुत लोगों को किया था। तो बोला, मैं शकील बोल रहा हूँ, छोटा शकील। तो 1 सेकंड के लिए मैं पॉज हुआ, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी फ़ोन आ जाएगा 1 घंटे के अंदर अंदर। तो मैंने कहा, मैं इंटरव्यू करना चाहता हूँ और मैं एक स्टोरी पे काम कर रहा हूँ, मुझे इंटरव्यू चाहिए। तो बोले, बहुत लोग करते हैं वही पुरानी कहानी है, तुम 93 पूछोगे, ये पूछोगे, वो पूछोगे, फलाना ढिकाना। मना किया।
मैंने कहा नहीं, मैं दूसरी तरीके से करना चाहता हूँ। बोले नहीं नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, सारे टीवी चैनल वाले मेरे पीछे आते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मैं नहीं दे रहा। इतना कह के फ़ोन काट दिया। 2-3 दिन मैंने वेट किया, फिर मैंने मैसेज किया, कोई रिप्लाई नहीं। फिर मैंने एक पैटर्न बना लिया। वो पैटर्न यह था कि हफ्ते में एक बार मैं उसको रिमाइंडर भेजता था। इन 2016 आई थिंक अगस्त की ईद थी, उस साल अगस्त में ईद पड़ी थी, अगस्त या जुलाई में ईद पड़ी थी। ईद पे मैंने इसको मैसेज भेजा कि मुझे इंटरव्यू चाहिए। तो उसका उस दिन रिप्लाई आया फ़ोन पे। तब मेरे पे वो नोकिया का E73 होता था। स्मार्टफोन मैं तब भी यूज़ नहीं करता था। स्मार्टफोन मैंने 2019 से इस्तेमाल करने शुरू किया। मैं उस पर ही व्हाट्सएप चलाता था, E73 पे। तो उस पर मुझे SMS आया कि ईद के बाद करेंगे, तुमको देता हूँ। सितंबर 16, 15 की रात है, 15 सितंबर, 15 सितंबर को इसने रात को 15 सितंबर को रात शाम के 5 बजे मेरे पे मैसेज आया कि मैं रात को 10 बजे कॉल करूँगा। मैं ठीक है। रात के 10:10 पे फ़ोन आया और बोले आज मैं तुम्हारे को इंटरव्यू देता हूँ, तो बहुत पीछे पड़े हो, आज इंटरव्यू। और वो बात करते करते वो 1.5 घंटे का इंटरव्यू खींचा। और मैंने पहला क्वेश्चन जो पूछा, वो ऐसा क्वेश्चन पूछा कि लोग जिसको भी सुने हैं वो कहते हैं यार तुमने पहला ही क्वेश्चन उससे ऐसा क्यों पूछा। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि आपका नाम छोटा शकील कैसे पड़ा, आपकी लंबाई छोटी थी या कंपनी में औहदा छोटा था। कुछ सेकंड के लिए शकील का पॉज आया और रिप्लाई दिया, नहीं नहीं 2 शकील थे, एक लंबा और एक छोटा, मेरी आज लंबाई कम है इसलिए मेरा नाम छोटा शकील पड़ा। तो मुझे ये था कि अगर पहले क्वेश्चन पे इंटरव्यू दे दिया, जो पर्सनल क्वेश्चन है, तो मैं पूरा इंटरव्यू बहुत लंबा खींच दूंगा, ये मुझे आइडिया था। फिर उसके बाद वो बातों में से बातें निकलती चली गई। उन बातों में से बातें निकाल के मैंने काउंटर क्वेश्चन किए, जो मेरा तरीका है उसका भी जवाब मुझे मिला। तो वो जो इंटरव्यू इतना एंगेजिंग जो बना, वो मैंने उसका पर्सनल, प्रोफेशनल और बिजनेस तीनों एक्सपेक्ट कवर किए, जो आज तक कभी कवर नहीं हुए। तो इसलिए वो अलग माना जाता है। और आज भी बहुत सारी एजेंसीज उसको बार बार सुनती हैं डिटेल निकालने के लिए कि ये इसका बोलने का स्टाइल कैसा है, कि ये सही में वो है या वॉइस वेरीफाई। क्योंकि कई बार ये लोग बहुत लोगों को कॉल करते हैं दुनिया भर के किसी कोने में, तो वो कॉल को पकड़ना हो तो वो आजकल तो सिस्टम बहुत तेज़ हो गए हैं। तो अगर आप किसी से बात करें तो आप, मैं भले ही आज चाइना जाके रहने लगूं, लेकिन मैं चाइना से अगर इंडिया कॉल करूं या इंडिया के अलावा कहीं कॉल करूं, अगर मेरी वॉइस सैंपल कहीं है तो वो पकड़ लिया जाएगा कि, तो मेरा पता चल जाएगा एग्जैक्ट मैं चाइना में हूँ। तो इसलिए भी वो इस्तेमाल होता है। इसका एग्जाम्पल है कि अमेरिका में एक जगह है, पता नहीं कौन सी जगह है, जिसमें जो मतलब सारी आपकी दुनिया भर की सारी कॉल्स को वो सुनता है। हाँ, आप भले ही यहाँ पे किसी के भी नेटवर्क यूज़ कर रहे हो, वो अगर उनको लगता है कि इंडिया में कोई इस तरीके की वॉइस है तो वो पूरा सुन सकते हैं। लोगों को लगता है कि हम वॉइस नहीं सुन सकते कॉल पे, या कॉल पे वॉइस मतलब कोई भी वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर सकता, ये गलतफहमी है। अमेरिका यहाँ बैठ के हमारी कॉल रिकॉर्ड कर सकता है। तो वो इंटरव्यू ऐसे हो कि 1 साल मुझे उसके पीछे लगना पड़ा, 2015 से 2016। उससे पहले नंबर निकालने में 1-2 साल लगे। नंबर मिलना भी इतना आसान नहीं होता है, खासकर अगर आप जिस फील्ड में हैं, आप अपने ही दूसरे फील्ड वाले बंदे से मांगेंगे कॉम्पिटिट, वो भी जर्नलिस्ट हैं या वो भी फिल्म मेकर हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, नहीं देंगे। उन्हें लगेगा यार हम नंबर दे देंगे, हो सकता है ये हमसे बेटर निकाल ले। एक वो होता है ना कि हमारा सोर्स ना टूट जाए। तो वो नंबर निकालना बड़ा मुश्किल था। उस 90 मिनट में आपने क्या जाना उस इंसान के बारे में, छोटा शकील? देखो, बस मैं एक चीज़ कहता हूँ कि उसके बारे में, ही इज़ अ क्रिमिनल, नो डाउट। वो एक क्रिमिनल है, डी कंपनी से, आज भी उसके नाम क्या क्रिमिनल जुड़ा हुआ है। लेकिन जो अगर आप उसको प्रोफेशनली हैंडल कर रहे हो तो ही इज़ वेरी प्रोफेशनल। वो आपसे तू करके बात नहीं करेगा, आपको गाली नहीं बकेगा। जैसे हम फिल्म्स में देखते हैं कि उठा के किसी को भी गाली बक दी या इस तरीके का कोई एटीट्यूड नहीं। वो इसका सिंपल है कि अगर आपकी बात पसंद नहीं आ रही है तो वो आपको ये कह देगा मैं आपसे आपके बाद आज से कोई बात नहीं करूँगा, आपसे मेरा कोई संपर्क नहीं है, आपसे मैं कोई इंटरव्यू नहीं दूंगा या मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा।
सिंपल। तो वो उस सेंस में नहीं है कि आपको धमकाए, आपकी बात पसंद नहीं आए वो साफ मना कर देगा। इस बीच में एक न्यूज़ चैनल ने इंटरव्यू किया था अराउंड कोविड, जिसमें बहुत मुझे फ़नी लगा था, बहुत लोगों ने भी और को भी फ़नी लगा था। उसमें एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि दाऊद इब्राहिम को एक पकौड़े खाने का बड़ा शौक है, एक दुकान पे जाके पकौड़े खाते हैं, अब तो इंडिया से इतना डर गए हैं कि उस दुकान पे पकौड़े खाने नहीं जा रहे हैं। तो शकील ने इस पे बोला था, यार तुम फालतू की बातें बहुत करते हो, आज के बाद मुझे फ़ोन मत करना, मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। जाता तो एज अ गैंगस्टर, एज अ क्रिमिनल, एज अ डॉन, एज अ CEO ऑफ डी कंपनी, वो उसको गाली भी बक सकता था। तो मैंने एक चीज़ देखी कि वो ही हैंडल थिंग्स प्रोफेशनली। आप वो जो व्यक्ति जिस चोगा पहन के अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो वो आपसे जर्नलिस्ट की तरह ही बात करेगा, अगर आप क्रिमिनल हैं तो वो आपसे क्रिमिनल की तरह बात करेगा। उसको ये पता है कि सामने वाला क्या है, मुझे उसको कैसे हैंडल करना है। ये बात मैंने इतने सालों में इतने सारे इंटरव्यूज़ सुनने के बाद, इतने खुद का इंटरव्यू करने के बाद, इतनी सारी डी कंपनी पे रिसर्च करने के बाद ये बोल रहा हूँ। इन डॉन्स का जो माइंडसेट है वो होता कैसा है? ये लोग जो भी काम करते हैं वो क्यों करते हैं? इतनी दहशत, इतना क्राइम, इतनी मार। शुरुआत में तो देखो 2 चीज़ें होती हैं, पहला पैसा और दूसरी पावर। शुरुआती दौर में एक बार इसमें आप इन हो गए, मतलब एंट्री हो गई। मुंबई भाषा में इन कहते हैं, मुंबई भाषा में इन कहते हैं कि अगर आप इसमें इन हो गए तो फिर आउट नहीं है। फिर आप वो एक ऐसा चक्रव्यूह है, दलदल है, दलदल नहीं चक्रव्यूह है। दलदल में तो आप घुसते जाओगे और फिर अंत हो जाएगा, निकल सकते। चक्रव्यूह ऐसा है कि वो आप उसमें घूमते ही रह जाओगे, एग्जिट नहीं है उसका। दलदल से तो आप फिर भी निकल सकते हो, चक्रव्यूह का कहीं से निकल नहीं सकता कोई, वो चक्रव्यूह है। अगर वो बाहर आना चाहेगा तो मारा जाएगा। देखो 93 ब्लास्ट के बाद दाऊद इब्राहिम ने खुद पेशकश की थी, ये पब्लिक डोमेन में है। राम जेठमलानी जो वकील थे उनको फ़ोन करके लंदन में बोला था, ये पब्लिक डोमेन में है, मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बता रहा हूँ, कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। तो ये उस समय सरेंडर करना चाहते थे। अगर उस समय ये सरेंडर करा लिया होता तो आज जो हम शायद पॉडकास्ट कर रहे हैं या जो हम और लोगों के पॉडकास्ट सुनते हैं वो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उस समय सरेंडर करना चाहते हो, अब दाऊद, शकील, ईनानी सब आते। ऐसा नहीं था कि सिर्फ दाऊद आता, नहीं सब आते। फिर सरेंडर क्यों नहीं हुआ? फिर उस समय गवर्नमेंट की गलती थी। शरद पवार उस समय के चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, उन्होंने मना कर दिया था कि हम इनकी शर्त नहीं मानेंगे, ये क्रिमिनल है, इनकी शर्त क्यों मानेंगे। उनकी शर्त क्या थी? हाउस अरेस्ट रखेंगे और मेरे पे फेयर ट्रायल चलेगा, मेरे पे जो पुराने केसेस हैं वो ख़त्म किए जाएंगे, मेरे पे सिर्फ 93 का केस चलेगा। ये 3-4 शर्तें थी कि मुझे आप हाउस अरेस्ट रखेंगे। ये शर्त उसने जेठमलानी के, राम जेठमलानी जो इतने सीनियर वकील हुए उनके थ्रू गवर्नमेंट को पहुंचाई थी। और एक बार नहीं 2-3 बार राम जेठमलानी जी से बात हुई थी। तो ये उस समय अगर सरेंडर के लिए रेडी थे तो सरेंडर करा लेना चाहिए था। बहुत इंटरेस्टिंग। एक और चीज़ मिली आपके बारे में जानने के कि उन्होंने ऐसा क्लेम किया था कि ललित मोदी डी कंपनी के 1000 करोड़ के कर्ज में हैं। ये कैसे कंफर्म हुआ कि 1000 करोड़ का कर्ज था ललित मोदी पे डी कंपनी से? 1000 करोड़ का कर्ज नहीं था, 1000 करोड़ का कर्ज नहीं था, 1000 करोड़ रुपए देने थे। एक ही बात तो ही नहीं, कर्ज होता है कि आपने उनसे लिए जो आपको वापस चुकाने हैं। जैसे बैंक से आप लोन लेंगे, ठीक है, ठीक है। एक होता है कि हमने लेने हैं। क्यों लेने हैं? देखो मेरे ऐसे आपने क्या कर्म करे हैं कि आपको किसी से 1000 करोड़ रुपए लेने हैं? बताओ मुझे, पूरा कहानी बताओ कि क्या हुआ था। हुआ ये था, जो मेरे को समझ में आया, मैंने जो इन्वेस्टिगेट किया तो मेरे सामने जो चीज़ें आई वो मैं आपको बता रहा हूँ। मीडिया में बहुत सारी बातें चलती हैं, हर कोई अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेट करके लिखता और बनाता है। मेरे सामने ये आया कि देयर वाज ललित मोदी IPL भी उस समय कमिश्नर थे और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ये UK में ललित मोदी कर रहा था। तो वहाँ पे इन्होंने कोई फैक्ट्री लगाई थी मेडिसिन्स की।
उसको सेटअप कराने में शायद डी कंपनी ने कुछ हेल्प की थी कि बहुत सारे होते हैं बिजनेस में, बहुत सारे एक्सपेक्ट होते हैं, लैंड एक्सपेक्ट होता है और बहुत सारे कनेक्शंस निकाल के आपको वो चीज़ें दिलवाई जाती हैं। तो उसका शायद कमीशन 1,000 करोड़ था जो देना था। तो वो कर्ज नहीं था, वो इनकी बिजनेस की डील का प्रॉफिट कह लीजिए। दिया बाद में दिया जब ललित मोदी को बैंकॉक में किडनैप किया। क्या कहानी थी? कहानी ये जब थी बैंकॉक में किडनैप कि किया इट वाज समवेयर इसके पीछे भी कि ललित मोदी की बेटी ऑस्ट्रेलिया पढ़ती थी। मैं कभी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करता हूँ, लेकिन आज पहली बार मेरे को कहना पड़ रहा है। ललित मोदी की बिटिया रानी ऑस्ट्रेलिया पढ़ती थी और बिटिया जो है पिताजी से मिलने फुकेत आई थी। और ये फुकेत में एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल में रुके थे। तब तक जब तक ये थे यहाँ से पहले छोटा शकील ललित मोदी को वाया फ़ोन, वाया फैक्स, वाया SMS, इवन आई थिंक व्हाट्सएप, उस समय व्हाट्सएप नहीं था, मतलब फैक्स के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, SMS के थ्रू धमकियाँ दे रहा था कि तू मेरा पैसा दे दे नहीं मार दूँ। इसी बीच में इन्होंने इसकी मूवमेंट पे पूरी नज़र रखवा रखी थी। मैंने कहा ना कॉर्पोरेट है, इनके इससे पैदल चलने वाले सिपाही अलग हैं, हर चीज़ के लिए अलग हैं। तो जो नज़र रखने वाली टीम थी वो अलग थी। तो ये पूरे मूवमेंट पे नज़र रखे थे। दूसरी चीज़, ललित मोदी का पासपोर्ट नंबर इनको पता था और इनके पास क्या है कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी का इनको सपोर्ट है इमिग्रेशन का कि ये उस पासपोर्ट नंबर से पता कर सकते थे कि आज ये बंदा कहाँ ट्रैवल कर रहा है। तो इन्हें पता था कि बैंकॉक फुकेट पहुंच रहा है। तो इन्होंने एक टीम वहाँ पहुंची और बिटिया रानी से ये मिलने आया हुआ था, फैमिली थी। तो जिस होटल में रुके वहाँ पे ललित मोदी ने रिसेप्शन पे बोला कि अगर कोई इंडियन, बांग्लादेशी या पाकिस्तानी जैसे लोग मेरे बारे में यहाँ आए या चेक इन करें या कुछ सस्पिशियस देखें या मेरे बारे में पता करना है कोशिश करें तो आप मुझे बता देना। वहाँ पे जब इस फुकेट पहुँचा है तो इन्हें पता चल गया डी कंपनी को ये फुकेट पहुँचा। इन्होंने एक टीम वहाँ लोकली इनके पास थी, वो फुकेट भेजी। फुकेट में जाके ना रिसेप्शन पे पूछा कि ललित मोदी यहाँ रुका हुआ है, ये बात बता दी। उन्होंने वहाँ पे रूम लेके ललित मोदी पे नज़र रखी है, फ़ोटो खींच के शकील को भेजी है। शकील ने वो फ़ोटो वापस उस होटल में फैक्स किए हैं कि ये लिख के कि गिव इट दिस टू ललित मोदी। ललित मोदी ने जब वो फ़ोटो देखे तो ही रियलाइज कि ही बीन वॉच इन होटल इटसेल्फ। तो सबसे पहले अपनी बेटी को वहाँ से निकालता है। बेटी को निकालने के बाद इसको जो ये बैंकॉक में इसको पकड़ लिया जाता है। इसको एक बड़े होटल में, होटल जैसे हाउस अरेस्ट होता है, होटल अरेस्ट किया जाता है। होटल अरेस्ट के बाद इसको 3 या 4 दिन वहाँ रखा जाता है। शकील खुद बैंकॉक पहुँचता है, ललित मोदी से मुलाकात होती है। ललित मोदी से 2 दिन मुलाकात होती है, बिज़नेस की बात होती है। फिर ये डिसाइड होता है कि ठीक है तो मैं तो आपका पैसा दूंगा, लंदन पहुँचने के बाद दूंगा और किश्तों में दूंगा। 1000 करोड़ की इन्होंने किश्त बांधी है, वो 1 बांधी या 10 बांधी ये मुझे नहीं पता। 2 दिन शकील था। शकील, छोटा शकील जो है को नहारी खाने का बहुत शौक़ था। तो बैंकॉक में वो कोविड में वो रेस्टोरेंट बंद हो गया है, मुझे याद नहीं आ रहा उस एरिया का नाम, मैंने पहले भी कहीं बताया है। शकील नहारी नाम से एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था। अच्छा। जो 2020 में कोविड में बंद हुआ। वहाँ से डेली छोटा शकील के लिए नहारी आती थी। उसके बाद क्या हुआ, फिर वो नहारी खाई गई और ललित मोदी से डील हुई। अब मैं कहीं गलत कह रहा हूँ तो ललित मोदी सबको इंटरव्यू दे रहे हैं, मुझे भी दें। मोगली बाबा के साथ आके एक बार इंटरव्यू दें और कहें मैं गलत बोल रहा हूँ, ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। ललित मोदी, मैं सेकंड नहीं, इससे पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, लेकिन कभी ललित मोदी ने मेरे को नहीं की। ललित मोदी ने आई थिंक इंटरव्यू दिया है और पॉडकास्ट वालों को दिया है। मैं पॉडकास्ट नहीं करता, हाँ मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ, मैं इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ करता हूँ, किताबें लिखता हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ। मुझे कहें अगर मैं कहीं गलत बोल रहा हूँ, मेरी कोई बात गलत है तो ललित मोदी ये बात मुझसे कह सकते हैं। मेरा नंबर दुनिया में है, पब्लिक डोमेन में है, मेरी ईमेल आईडी पब्लिक डोमेन में है। ललित मोदी आए कहें कि मैं गलत बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, मेरे साथ ये बैंकॉक में नहीं हुआ था। तो 1000 करोड़ ऐसे देने थे और वो फिर किश्तों में दिए गए। उसके बाद ललित मोदी लंदन में उस समय के जो मुंबई के कमिश्नर थे उनसे बाकायदा मिले, उन्हें दुखड़ा सुनाया कि शकील मुझे मानना चाहता है, मुझे लंदन में भी नहीं छोड़ेगा, मेरे को आप सिक्योरिटी फोर्स दीजिए। सो आज
ललित मोदी क्या सेफ हैं? बिल्कुल सेफ है, ये बात तो दे चुके हैं सारा पैसा। दे चुके हैं। एक न्यूज़ चैनल पे छोटा शकील ने इंटरव्यू भी दिया था, एक मैडम ने उनका इंटरव्यू लिया था, उसमें शकील ने ये बात बोली थी, उसने हमारा पैसा दे दिया, वो कहीं पे भी जा सकता है, उसे कोई हमसे खतरा नहीं है। इस समय सबसे बड़ा डॉन कौन है मुंबई का देखिए, डॉन आजकल सभी हैं, कोई ऐसा डॉन नहीं है। वो जो पुराना जो ऑर्गेनाइज क्राइम था ना, उस तरीके से सब खत्म हो गया। वो चीज़ क्या है ना, मैंने कहा ना, समय के हिसाब से क्राइम भी अपना स्वरूप बदलता है। आजकल जो सबसे बड़ा माफिया है वो आपका जो स्कैम माफिया है, ये बहुत बड़ा माफिया है, ये वर्ल्ड वाइड है। यहाँ बैठ के अमेरिका का पैसा निकाल रहे हैं, अमेरिका बैठ के पता नहीं कहाँ का पैसा निकाल रहे हैं। जमतारा तो एक नाम हो गया। जमतारा से बड़ी कहानी मैं आपको बताता हूँ। जमतारा तो छोटी सी कहानी है। कहाँ पे? ये $1 बिलियन की कहानी है। कहाँ? बांग्लादेश बैंक से $1 बिलियन चोरी हुआ था। कब? ये समवेयर 2017 बांग्लादेश बैंक हाइस्ट। इतना बड़ा मनी हाइस्ट सुना है मैंने बट बांग्लादेश बैंक हाइस्ट क्या था? बांग्लादेश के जैसे हमारे यहाँ RBI है, वैसे बांग्लादेश का भी एक नेशनलाइज्ड बैंक है जी। और सबके अपने एक अमेरिका के बैंक में रिजर्व्स होते हैं हर मोस्टली कंट्रीज के। तो स्विफ्ट पे ये चलते हैं, ठीक है, स्विफ्ट सिस्टम पे। तो हैकर्स ने सारी चीज़ें पहचानी कि किस तरीके से क्या क्या होता है, और उन्होंने $1 बिलियन या $2 बिलियन निकाले। अब कैसे निकाले? बांग्लादेश इज़ अ मुस्लिम कंट्री, फ्राइडे हॉलीडे होता है, कोई काम नहीं होता। सैटरडे संडे हमारे का छुट्टी होती है, और इसी बीच में सैटरडे संडे कोई त्यौहार भी पड़ रहा था तो बैंक हॉलीडे हो गया। तो इन्होंने स्विफ्ट में एक लूप होल निकाला। इन्होंने कुछ ईमेल्स की बांग्लादेश के, जैसे जो बैंक है, जैसे हमारे यहाँ RBI है, वहाँ हेड को इन्होंने ईमेल्स की। ईमेल में इन्होंने कुछ ट्रोजन भेजा। उस ट्रोजन के बेस पे इन्होंने अपने जो बैंक के जो मेन सर्वर्स थे वो काइंड ऑफ हैक कर लिया। थर्सडे नाइट को बैंक क्लोज हुआ, उन्होंने उस सिक्योरिटी को बाईपास करते अमेरिका में स्विफ्ट रिक्वेस्ट भेजनी शुरू की, कई लाख डॉलर की। वो वहाँ से अप्रूव हुई। अप्रूव होते होते वो कुछ पैसा श्रीलंका पहुँचा, श्रीलंका से कुछ पैसा हांगकांग या मकाऊ पहुँचा। वहाँ वो पैसा जो है कसिनोज में गया, कसिनो में पहुँचा तो वो लॉन्डर हो गया। उसमें किसने लिया किसी को नहीं पता, वो आज तक नहीं पता चला है। अब इधर से कुछ इतनी सारी स्विफ्ट रिक्वेस्ट आने से वहाँ के बैंक ने कुछ ट्रांजैक्शन इनकी ब्लॉक करी। ब्लॉक करने के बाद इधर इनको बांग्लादेश बैंक को एक ईमेल के माध्यम से इन्हें अलर्ट भेजा, लेकिन वो सर्वर इतने हैक हो चुके थे कि राइट पर्सन तक नहीं पहुंच रहे थे। और अगले दिन सैटरडे संडे बंद था, तो सैटरडे संडे अमेरिका बंद था, उधर से कुछ नहीं हो सकता था। इधर बांग्लादेश में कोई नेशनलाइज हॉलीडे चल रहा था। तो फ्राइडे सैटरडे संडे जो 3 दिन मिले, इन्होंने कम से कम $1.5 से $2 बिलियन उड़ा दिए। उसमें से कुछ $1 बिलियन इन्हें वापस मिला, लेकिन शायद आज भी $1 बिलियन इन्हें वापस नहीं मिला। वाओ, दिस इज क्रेजी। नेक्स्ट है आपका फेक पासपोर्ट्स। आपने फेक पासपोर्ट्स का रैकेट एक्सपोज किया है। देखिए, फेक पासपोर्ट तो आज भी चल रहा है। ट्रैवल करने के लिए आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो चाहिए। क्रिमिनल्स किससे करेंगे? क्रिमिनल को ट्रैवल करना है तो कैसे कराओगे आप ट्रैवल? बताओ कैसे कराओगे? फेक पासपोर्ट आज से नहीं है, जब से दुनिया में पासपोर्ट बने हैं तब से फेक पासपोर्ट चल रहा है। मैं क्या, मुझसे पहले भी लोगों ने एक्सपोज किया, मैंने नए तरीके से एक्सपोज किया। आपने कैसे एक्सपोज किया? देखो, जैसे जैसे लूप होल्स मिलते हैं सरकार को भी, वो पासपोर्ट को और ज़्यादा मजबूत करते हैं जिससे उसकी काउंटरफिट ना हो पाए। तो जो सबसे पहले पासपोर्ट फेक पासपोर्ट चलता था उसको कहते हैं मुंडी कट। ये टर्म थी मुंडी कट, मुंडी कट। हाँ, वो फेक पासपोर्ट का मतलब को कोड वर्ड है मुंडी कट। मुंडी कट इसलिए कहते थे उस टाइम पे क्योंकि जो पासपोर्ट होता था उसमें से फ़ोटो बदली जाती थी कि पासपोर्ट है दिवेश गुप्ता का, दिवस गुप्ता का सॉरी, उस पर आपने फ़ोटो लगा दी अंबर शर्मा की, तो अंबर शर्मा दिवस गुप्ता हो गया। और फ़ोटो चिपकाने के लिए भी उसके पीछे एक गम होता है, स्पेशल गम। ये ऐसा नहीं है कि फेविक्विक वाला लगा दिया या फेविस्टिक लगा के चिपका दिया, नहीं, वो पर्टिकुलर गम होता है जो सिर्फ वहीं मिलता है, ऑफिसर्स के पास। उसको पता चल जाता है कि
कौन सा वाला गम हाँ, है? तो इनके पास वो गम भी होता था। क्या बात है। तो ये जो मुंडी कट होता था, कि मुंडी कट इसलिए कहते थे कि फोटो किसी और की होती थी, पासपोर्ट किसी और का होता था, तो ये मुंडी कट पासपोर्ट कराते थे। तो जितने भी मुंबई माफिया के लोग इस शुरुआत में ट्रैवल किए हैं आउट ऑफ इंडिया, वो सब मुंडी कट पासपोर्ट पे किए हैं। कि फोटो किसी और की, नाम किसी और का। फोटो उनकी, नाम किसी और का, वो मुंडी कट पासपोर्ट उस जमाने में भी 20-25 हज़ार के बिकते थे। 80s 90s में 25,000 रुपये उस जमाने में बहुत बड़ी रकम होती थी। 4-5 लाख रुपए के बराबर समझ लो, इक्वलेंट। तो उस समय चलते थे। अब जैसे जैसे चीज़ें बदली, फिर आपके दूसरी तरीके के पासपोर्ट आए, स्कैनेबल, बेटर स्कैनेबल पासपोर्ट आए। अब बायोमेट्रिक आए हैं, तो अब तो बायोमेट्रिक भी हैकेबल है। हाँ, बनाए जा रहे हैं। एक थाईलैंड में एक व्यक्ति था जो 20 साल तक वहाँ पे पासपोर्ट बनाता रहा। और वो पता नहीं यूरोप, चाइनीज़ था शायद, और वो बैंकॉक में बेस्ड था। उसका नाम था सर्जन, उसको कोड वर्ड था सर्जन। वो दुनिया का कोई सा पासपोर्ट बनवा लो, और एक पासपोर्ट बनाने का वो पकड़ा गया 2018 में। हाँ, उस समय भी वो 5 लाख रुपए, 4-5 लाख रुपए एक पासपोर्ट बनाने का लेता था। और पासपोर्ट ऐसे होते थे कि आप उस पर ट्रैवल कर सकते हो, कोई मतलब इमिग्रेशन में पता ही नहीं चलता था कि वो नकली पासपोर्ट है। वो ओरिजिनल बुकलेट्स होती थी सारी, किसी भी कंट्री की। फिर 2-3 तरीके से पासपोर्ट लिए जाते थे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आईसिस है आतंकवादी संगठन, या अल कायदा है आतंकवादी संगठन, इन्हें अपने किसी मुजाहिदीन को ट्रैवल कराना है दूसरे देश। अभी वो अफगानिस्तान का पासपोर्ट नहीं दे सकते, या किसी ऐसे देश का नहीं दे सकते जिससे वो, अपने देश का नहीं दे सकते जिससे पकड़े जाएं। ठीक है, जो ग्रे लिस्ट वाले हैं। तो ये जैसे एशिया में, यूरोप में बहुत ऐसे छोटे छोटे कंट्रीज हैं जिनके पासपोर्ट बनवा लेते थे पैसे दे के, और उस पासपोर्ट पे वो कहीं भी ट्रैवल कर लेता था। और वहाँ की कंट्री को लगता था कि ये ओरिजिनल पासपोर्ट है, ये वहाँ का बाशिंदा है, पकड़ा नहीं जाता था। तो ये ट्रैवल पासपोर्ट बनाए जाते हैं, उसमें बाकायदा 3D होलोग्राम और सब। अब तो बायोमेट्रिक आए हैं, बायोमेट्रिक पे भी कुछ ना कुछ कर लेंगे। क्रिमिनल एक कदम आगे, कितनी भी आप कर लो, वो कोई ना कोई तोड़ निकाल लेगा। जब बैंक के सर्वर हैक हो सकते हैं, तो ये पासपोर्ट है। तो मुंडी कट के टाइम से पासपोर्ट नकली बनाए जा रहे हैं, और जब तक इंसान है तब तक नकली पासपोर्ट बनते रहे। आज के टाइम पे फेक पासपोर्ट का बिजनेस कितना बड़ा होगा? बहुत बड़ा है। दुनिया में कितने क्रिमिनल्स हैं? क्या फिगर होगी? एक पासपोर्ट आज भी 15-20 हज़ार डॉलर से नीचे नहीं बनता। 15 से 20 हज़ार डॉलर? हाँ, सॉरी, हाँ, 10-15 हज़ार डॉलर। एंड इसमें से जो मेन प्रॉफिट है वो किसे मिलता है? इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। कौन कौन होता है इन्वॉल्व? पहला तो बनाने वाला, सबसे पहले होता है बनाने वाला। वो आर्टिस्ट है एक तरीके से, सर्जन है। वो पूरी डिटेलिंग लेता है कि पासपोर्ट क्या है। फिर उसकी बुकलेट को एक्वायर करने वाला, भाई बिना बुकलेट के तो नहीं बनेगी। तीसरा होता है उस बुकलेट की मार्केट करने वाला, कि किस किस लोगों को चाहिए। चौथा होता है उसको सप्लाई करने वाला। ये पूरी एक बेल्ट है, पूरी चेन है, पूरी एक चेन है। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ कमरे में बैठा हुआ है, बनाया, वही साइकिल लेके चला गया, लो भैया तुम्हारा पासपोर्ट है, ले लो। ऐसे थोड़ी होता है। वो पूरी जो बनाता है उस तक तो कोई पहुँचता भी नहीं है। जो डिलीवरी करने वाला है उसको ये नहीं पता होता कि पीछे से किसने दिया है। ये बहुत बड़ी चेन है, इसलिए जो पीछे से बन रहे हैं पासपोर्ट बना रहा है वो बहुत रेयरली पकड़ा जाता है। जो मैं बैंकॉक में बता रहा हूँ, जो पकड़ा गया, सर्जन नाम है उसका, जो दुनिया के बेस्ट फेक पासपोर्ट बनाता था। और आज भी उस जैसे हजारों लोग हैं बनाने वाले। वो भी कई साल में पकड़ा गया, 20 साल तक तो वो बैंकॉक में रहता था, किसी को पता ही नहीं था। और बैंकॉक में बैठ के नकली पासपोर्ट बना रहा है, इंग्लैंड का बना रहा है, सिंगापुर का बना रहा है। जो इंग्लैंड का पासपोर्ट छोटा राजन यूज कर रहा था, वो भी उसी ने बना के दिया था। यहाँ तक कि जो सिंगापुर का पासपोर्ट भी जो इसको छोटा राजन के पास था, वो भी उसी सर्जन ने बना के दिया था। और जो ऑफिशियल्स होते हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं, उनको मिलता है शेयर? उनको क्यों मिलेगा? उनसे क्या मतलब? बिकॉज जस्ट टू बाईपास देम या अलाउ देम। देखिए, आपके पास जो बुकलेट है वो ओरिजिनल बुकलेट है, वो बुकलेट की ओरिजिनलिटी तो देखेंगे। अगर आपके पास इंग्लैंड का पासपोर्ट है, आप चाहे आपने 2 नंबर से लिया हो, ठीक है, आपको तो इंग्लैंड का माना जाएगा। अब वो पासपोर्ट तो आपका ओरिजिनल ही है, बुकलेट ओरिजिनल है। बुकलेट, अगर बुकलेट में कोई कमी हो
तो आपको समझा जाएगा कि आपने ये बुकलेट में हेरा फेरी की है। जब बुकलेट ही ओरिजिनल है, उसमें वो सारे सिक्योरिटी फीचर्स हैं जो एक ओरिजिनल में होती है, आप कैसे कर सकते हैं? आप यूवी लाइट पे भी डाल के लगा के देखेंगे, सब कुछ है उसमें जो सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, तो आप कैसे वो इमिग्रेशन वाले मान लेंगे कि ये नकली पासपोर्ट है? उनको तो ट्रेनिंग यही तो दी गई है कि आपको पासपोर्ट चेक करना है कि ये सही पासपोर्ट है या नहीं है। वो ये कभी नहीं जान सकते कि ये असली है या नहीं है, क्योंकि बुकलेट तो ओरिजिनल है। आदमी के बारे में तो कोई नहीं जान सकता। मैं यहाँ से इमिग्रेशन पे अपना इंडिया का पासपोर्ट लेके बैंकॉक की फ़्लाइट में बैठ जाऊँ, बैंकॉक उतरते ही मैं अपना इंडियन पासपोर्ट ना निकाल के किसी इंग्लैंड का पासपोर्ट निकालूँ, तो इमिग्रेशन पे तो वो मेरे को इंग्लैंड का निवासी, भाई अब इंडिया से तो मैं बैंकॉक की फ़्लाइट में बैठा है, उनको लगा कि मैं बैंकॉक गया हूँ। अब मैंने नहीं कराया इमिग्रेशन उस टाइम इंडियन पासपोर्ट से, मैंने करा लिया इंग्लैंड के पासपोर्ट पे, तो मतलब बैंकॉक वाले तो मुझे इंग्लैंड का ही नागरिक समझेंगे। हाँ, उनके पास स्टैम्प होगा उस पर, वो स्टैंप लगाएंगे एंट्री का और एग्जिट का। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और अब तो बायोमेट्रिक लेने शुरू कर दिए हैं। पहले बायोमेट्रिक नहीं होता था इमिग्रेशन, अब बायोमेट्रिक है कि आपकी रेटिना स्कैन है, फिंगरप्रिंट है। बहुत सारे कंट्रीज़ में आप जाते हैं तो वो इमिग्रेशन पे आपकी एक उंगली लगवा के बायोमेट्रिक ले लेते हैं। अब जब जिस कंट्री में आप पहली बार गए हैं उसमें आपका बायोमेट्रिक रजिस्टर्ड हो गया दिवास गुप्ता के नाम से पासपोर्ट से, अब आप गलती से नकली पासपोर्ट बनवा के सोचें कि मैं ये पहुंच जाए, तो जैसी आप उंगली लगाएंगे वहाँ पे वो दिवास गुप्ता दिख जाएगा, लेकिन पासपोर्ट आपके पास दूसरी कंट्री का होगा, नया नाम होगा, उन्हें पता चल जाएगा। तो बायोमेट्रिक बहुत सारी कंट्रीज हैं जो अभी भी नहीं लेती हैं। तो क्रिमिनल्स उन कंट्रीज में भागना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ बायोमेट्रिक हो गया है, वहाँ पे वो अवॉइड करते हैं। तो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो बायोमेट्रिक नहीं लेते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड नेशंस हैं जो बायोमेट्रिक नहीं लेते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे कंट्रीज़ हैं जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो अभी भी बायोमेट्रिक नहीं ले रहे हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। जो क्रिमिनल्स हैं, आपने कहा कि हमेशा से एक कदम आगे सोचते हैं, बहुत तेज़ होते हैं, चाहे एक दाऊद हो, चाहे छोटा राजन हो, शकील हो, एक नाम और भी है लॉरेंस बिश्नोई। क्या कहना है आपका उनके बारे में? क्रिमिनल तो क्रिमिनल है ना, उसके बारे में मैं क्या बोलूँ? वो कितना बड़ा खतरा है? खतरा आम जनता के लिए। जब आप आम जनता से एक्सटॉर्शन कर रहे हो, जब आप आम जनता से आप उगाही कर रहे हो, उनको धमकी दे रहे हो जिसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, आप एक क्रिमिनल जो है दूसरे क्रिमिनल से गैंग वॉर कर रहा है, वो उनका आपसी मुद्दा है। लेकिन जो आदमी व्यापार कर रहा है, आप उसको फ़ोन पे धमकी दे के कह रहे हो कि तुम मुझे पैसे नहीं दोगे मैं तुम्हें मार दूंगा, मेरी आवाज़ किसी से वेरीफाई करा लो, तो वो तो एक्सटॉर्शन है। आप उसको ऐसे कैसे कह सकते हो कि वो अच्छा काम कर रहा है या खराब काम कर रहा है? मैं तो कह रहा हूँ क्रिमिनल है वो। तो दूसरा आम आदमी को परेशान करना इज अ रॉन्ग थिंग। मैं उसको कभी फेवर नहीं करता। जो उनका इशू है सलमान खान के खिलाफ, ये सलमान खान के खिलाफ क्या इशू है? वो यही तो कह रहे हैं कि हम बिश्नोई समाज से हैं, ठीक है। हमारे यहाँ हिरन की पूजा की जाती है क्योंकि हम कृष्ण वंशज हैं। ये आज से नहीं, अनादिकाल से है, ठीक है। सलमान खान ने हिरन मारा या नहीं मारा वो कोर्ट का मुद्दा है। कोर्ट अगर उसको कहेगी कि उसको इतने साल की सजा है जो माना गया, तो कोई कोर्ट तो बैठा है, आप कोर्ट से ऊपर कैसे हो सकते हो? बाकी भी तो अगर आप एक तरफ तो आप एक्सटॉर्शन कर रहे हो, एक तरफ आप लोगों की हत्याएं करके उनसे पैसा कमाने की प्रयास कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप सलमान खान को ये कह रहे हो कि आपने हिरन मारा है, मैं आपसे हिरन मारने का बदला लूंगा। तो ये तो हिपोक्रेसी है भाई। तुम आम आदमी को तो तुम भी परेशान कर रहे हो। उसने सलमान खान ने अपनी जवानी के क्या कहते हैं जोश में हिरन मार दिया, गलत किया उसने हिरन मारना कोई अच्छी बात नहीं थी, मारा उसने, गलत किया, उसकी सजा कोर्ट देगा। लेकिन आप एक तरफ तो ये कह रहे हो कि मैं हिरन मारने का बदला हमारे लिए पूजनीय है, हम सलमान खान को मार के बदला लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप आम जनता को जो परेशान कर रहे हो, उससे क्या कृष्ण भगवान खुश हो रहे होंगे या वो हिरन खुश हो रहा होगा जो सलमान खान ने मारा, जिसके लिए जेल भी गया सलमान खान? डू यू फील कि आज की जो मीडिया है वो सही से काम नहीं कर रही है? या देखिए, उनके अपने रिस्ट्रिक्शंस होंगे। मैं ये नहीं कह सकता कि मीडिया सही काम नहीं कर रहा। मैं मीडिया को गाली नहीं दूंगा, मैं मीडिया की मजबूरी बोलूंगा कि उनकी भी एक मजबूरी है कि भाई इतना बड़ा कॉर्पोरेट है, पैसे से चलेगा, और हम एक हिंदुस्तानी जो है हर चीज़ फ्री में लेना चाहते हैं। उन्हें न्यूज़ फ्री में चाहिए, जब न्यूज़ के लिए हम पेमेंट नहीं करना चाहते। जिस दिन सब्सक्राइबर बेस्ड न्यूज़ हो गई, उस दिन मीडिया, जो मरा हुआ मीडिया जिसको हमने कहना शुरू किया है
वो फिर से जीवित हो जाएगा। जिस दिन मीडिया कॉर्पोरेट हाउसेस से निकलेगा, जिस दिन मीडिया कॉर्पोरेट हाउसेस से आज़ाद हो जाएगा, उस दिन मीडिया, मरा हुआ मीडिया फिर जिंदा हो जाएगा। पहले पत्रकारिता जो की जाती थी वो कॉर्पोरेट्स के दबाव में नहीं की जाती थी, उसमें कॉर्पोरेट का कोई रोल नहीं होता था। जो अखबार पब्लिश होते थे वो ऐसे ऐसे लोग होते थे, एक ग्रुप बना के अखबार पब्लिश करते थे। अब वो फिर बाद में अखबार जाके कॉर्पोरेट एंटिटी ले लेता था, वो एक अलग बात है, लेकिन उसमें एथिक्स नहीं कभी बदले गए थे। अखबार पहले भी एडवर्टाइजमेंट से चलता था या सब्सक्राइबर के पैसे से चलता था। धीरे धीरे एक्स्ट्रा इनकम एडवर्टाइजमेंट में दिखी तो खबरों से ज़्यादा हम एडवर्टाइजमेंट की तरफ अखबार वाले चले गए, क्योंकि उसमें इनकम ज़्यादा हो रही थी। तो ऐसी चीज़ चैनल के साथ हो रही है। तो मेरा मानना यह है कि जब तक सब्सक्राइबर बेस्ड मीडिया नहीं होगा तब तक आप उम्मीद मत करिए कि मीडिया कुछ करेगा या जागरूक करेगा। आपकी लाइफ में डू यू गेट डेथ थ्रेट्स? हाँ, आई है, टाइगर मेमन के नाम पे आई है कि अंबर शर्मा तुम्हें जान से मार देंगे। बहुत बार आई है, एक बार नहीं अनेकों बार आई है। परिवार की सेफ्टी, आपकी सेफ्टी। देखिए, सेफ्टी के लिए क्या क्या है? सेफ्टी का क्या है? भूकंप आ जाए तो सेफ्टी नहीं है, जलजला आ जाए तो सेफ्टी नहीं है। मेरे आपके पास क्या धमकी आई थी? टाइगर मेमन के ऊपर स्टोरी कर रहा था मैंने, तो टाइगर मेमन के नाम पे स्टोरी आई, वो धमकियाँ आई कि तुमने इनके ऊपर स्टोरी की, तुम 93 बोल गया, हम तुझे मार देंगे। मैंने कहा ठीक है। बोले तू स्टोरी करके देख, मैं तुझे ये कर दूंगा। तो मैंने भी उसी भाषा में जवाब दिया। बोले हम तुझे 1 हफ्ते में मारेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं तुझे 48 घंटे में एक स्टोरी दूंगा। तो पहली स्टोरी मैंने 48 घंटे में टाइगर मेमन की CIA पेपर्स दिए, जिसमें CIA ने माना कि टाइगर मेमन जो है एक जम्मू कश्मीर की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसे फंड कर रहा है और उसका मेंबर है। तो वो पेपर पब्लिक डोमेन में नहीं थे, वो मैंने पब्लिश किया CIA के। फिर उसके बाद फिर धमकी आई, तो मैंने कहा देख तूने 1 हफ्ता कहा था, मैंने 48 घंटे में दिया। तो फिर उसने मुझे धमकाने की कोशिश की। वो कॉल रिकॉर्डिंग मैंने अपने YouTube चैनल मोगली प्रोडक्शंस पे शेयर भी की थी, और उसमें से कुछ हिस्सा शेयर किया था, क्योंकि उसके बाद जो थे बहुत अच्छे अच्छे श्लोक मैंने सुनाए थे उसको हिंदी भाषा में। तो मैंने ये तक कह दिया था कि साले तू तो हीरा मंडी का है लाहौर में, क्योंकि मैं एक्सेंट से समझ जाता हूँ कि बोलने वाला कहाँ का है। मैं इतने लोगों से मिल चुका हूँ ज़िंदगी में कि मैं बहुत सारे लोगों के एक्सेंट से पहचान लेता हूँ कि इसका पिंड क्या है। तो वो लाहौर का था, तो मैंने उसे हीरा मंडी वाली गाली दी। उसके बाद फिर मैं और चिढ़ा, फिर मैंने टाइगर मेमन का 2019 का फ़ोटो पब्लिश किया जो कहीं नहीं था। उसके बाद उस फोटो को 1 साल बाद जो है नेशनल मीडिया ने एक्सक्लूसिव नाम दे के चलाया, जबकि मैं 1 साल पहले वो कर चुका था। फिर मुझे धमकी मिली, फिर मैंने टाइगर मेमन के घर का कहाँ रह रहा है वो घर का वीडियो चला के दिखाया कि ये घर है। तो उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं माना। उस दिन के बाद से आज तक मुझे फ़ोन नहीं आया उसका। उसे ये लग गया कि अगर इसको ऑब्जेक्ट करूँगा, ये पता चला घर में ही ना आ जाए। मुझे आज भी मालूम है कि टाइगर में मेरे पास वो तक चीज़ें हैं टाइगर मेमन के बच्चों से रिलेटेड जो किसी को नहीं मालूम। बच्चे दिखते कैसे हैं, कहाँ पार्टी करते हैं, कब शादी हुई, शादी में कौन कौन आया था, किसके रिश्तेदार आए थे। मेरे पास आज भी वो सारे फोटोग्राफ्स हैं। मैं कभी किसी की फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करता हूँ। अगर कोई मेरी फैमिली पे आएगा, मैं तुम्हारी फैमिली भी नहीं छोड़ूंगा। सिंपल बात है। मैं कभी किसी की फैमिली इन्वॉल्व नहीं करता, मेरी फैमिली इन्वॉल्व नहीं करोगे, रूल है। आपको मेरे से दिक्कत है, आप मेरी बात करिए। मुझे आपसे दिक्कत है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अगर आप फैमिली पे जाएंगे, मैं आपकी फैमिली पे नहीं जा रहा। आप मेरी फैमिली पे जाएंगे, मैं आपकी फैमिली पे भी नहीं जाऊँगा। तो मेरे पास उसके बच्चों से लेके सबकी है, कौन हवाई जहाज़ उड़ाता है, कौन जहाज़ चलाता है, सब पता है मुझे। कौन से स्कूल में पढ़े हैं, क्या डिग्रियां ली हैं, सब पता है। सब फोटो हैं, सब वीडियो हैं। अगर आपसे कोई पूछे जो कि एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसी इंडिया की, उन्हें बताओगे आप? सिक्योरिटी एजेंसीज कभी आप सिक्योरिटी एजेंसी हैं, हमसे कोई मतलब नहीं है, वो हमसे और अहेड आ गए हैं। अच्छा, हमसे बहुत आ गया है। मेरे पास जो है वो सोर्सेज के थ्रू आते हैं, वो मेरे पास आते हैं तो हम मुझसे पहले उन तक पहुंच जाते हैं। तो हाँ, लोकल पुलिस कई बार आपको बुलाती है, कई बार बुलाती है। किसी केस पे कोई काम हो रहा है तो आपको बुलाती है वॉइस वेरीफाई करने के लिए, कि जैसे किसी केस पे मैंने काम किया हो और उनको पता है कि भाई एग्जैक्ट यही मोगली बाबा हैं, इनको बुलाओ, ये वॉइस को पहचान सकते हैं, तो मुझे बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा।
जैसे बीच में मेरे पे 1-2 फ़ोन आए थे किसी के, उसने किसी को धमकी दी थी, वहाँ की पुलिस को मेरे बारे में नहीं पता, तो उन्हें लगा कि मैं उनके गैंग का मेंबर हूँ, और उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ हुई थी, फायरिंग हुई थी। तो वहाँ के डीएसपी का मुझे फ़ोन आया, बोले यार ये आदमी मतलब लग नहीं रहा, लेकिन इसके व्हाट्सएप पे CDR पे इसका नंबर आ रहा है, गैंगस्टर मुझे क्यों फ़ोन कर रहा है। तो मेरे से बात हुई, मैंने उनसे 5 मिनट बात की, उन्हें मेरी बात समझ में आई, उन्होंने मुझे बुलाया, वॉइस वेरीफाई की, सब कुछ वेरीफाई किया और ऑफ द रिकॉर्ड मेरे को रखा। तो कई बार बुलाते हैं। आपने बात की थी IPL के कमिश्नर ललित मोदी के बारे में। हाँ, IPL एक बहुत बड़ा बिजनेस है। हाँ है कितना बड़ा? यार, बहुत बड़ा बिजनेस है। जब उसकी बोली प्लेयर ही 28-28 करोड़ में बिक रहे हैं INR में, तो सोच लो कितना बड़ा बिजनेस होगा। बहुत बड़ा बिजनेस। IPL और क्रिकेट की डार्क साइड क्या है? सट्टा है सबसे बड़ा डार्क साइड। तो कौन चलाता है, कैसे चलाता है, कौन बेनिफिशरीज है? इंटरनेशनली चलता है, और कोई नहीं चलाता है, इंटरनेशनली चलाता है। कैसे चलता है ये? यार बहुत सारी कंट्रीज बैटिंग अलाउ करते हैं। जैसे आई थिंक UK इज अ कंट्री वेयर बैटिंग इज अलाउड। ओके। सट्टा है, वो बैटिंग है। एक Bet5 नाम से वेबसाइट है। ओके। आई थिंक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो बैटिंग अलाउ, बहुत सारी कंट्रीज बैटिंग अलाउ करते हैं। तो बहुत लोग बैटिंग से पैसा कमाते हैं जिस कंट्रीज में अलाउ। जहाँ अलाउ नहीं है वहाँ पे भी किया जाता है बैटिंग, फिर पकड़े जाते हैं सट्टेबाज, जिसको अखबार में आता है आज फला जगह से इतने सट्टेबाज पकड़े गए, और उनका नेटवर्क दुबई से चल रहा था, उनका नेटवर्क अफ्रीका से चल रहा था। तो वो स्पोर्ट्स में सट्टेबाजी से पैसा है। स्पोर्ट्स में मैच फिक्सिंग भी एक हिस्सा मुझे लगता है, लेकिन उसके उतने बड़े प्रूफ नहीं आए हैं। 1-2 प्लेयर्स पकड़े गए हैं, 3, लेकिन मुझे नहीं लगता आजकल के प्लेयर्स मैच फिक्सिंग में जाएंगे, क्योंकि उनको ऑलरेडी उतना पैसा मिल रहा है। जिस कंट्री में पैसा नहीं मिल रहा होगा प्लेयर्स, वो मैच फिक्सिंग में जाएगा। लेकिन कोई मुझसे कहे कि इंडियन प्लेयर मैच फिक्सिंग कर रहा है, मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे इंडियन प्लेयर को इतना पैसा पहले ही मैच से मिलना शुरू हो जाता है उसकी मेहनत का। जब वो जैसी रणजी खेलना शुरू करता है, रणजी में अच्छा खेलता है, उसके बाद और बहुत सारी ट्रॉफीज़ हैं। फिर अगर वो इंडिया A में आ गया है, इंडिया B में आ गया, या इंडिया में आ गया, एक मैच भी खेल ले तो उसकी ज़िंदगी बढ़िया है। उसको पूरे BCCI पूरी ज़िंदगी पैसा देता है और अच्छा देता है, प्रॉफिट होता है BCCI का। तो वो प्रॉफिट में इतना प्रॉफिट है, टैक्स देने से अच्छा है वो प्रॉफिट जो है अपने सारे प्लेयर्स को बांटते हैं। ये भी अच्छा तरीका है। तो जिस देश में क्रिकेटरों को खूब पैसा मिलता हो, और मुझसे कोई कहे कि यार इंडियन क्रिकेटर मैच फिक्सिंग करता है, तो मैं बिलीव नहीं करूँगा, क्योंकि इतना पैसा। बट एक टाइम था जब इंडियन प्लेयर्स मैच फिक्सिंग कुछ के नाम आए थे, लेकिन वो प्रूफ नहीं हो पाए। कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी भी किया था। डू यू फील कि वो गिल्टी थे? या गिल्टी, देखो अगर केस बना है तो गिल्टी रहे होंगे, अगर केस नहीं बना, वो पावर पैसे के चक्कर में बच गए। देखो सबूत बदल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप बहुत जल्दीबाजी में चार्जशीट फाइल कर दो, बहुत जल्दबाजी में आप केस को आगे परस्यू करो बिना सबूत के, तो वो केस टिकता नहीं है। कहीं कभी गलती हुई होगी, किसी एक आध से हो गई होगी। एक आध मछली, तो एक आध दाना, तो अब बाजार से 1 किलो दाल लाओ, उसमें 4 दाने तो वैसे ही खराब निकल जाने। तो अब इतनी बड़ी क्रिकेट फेटर्निटी है, उसमें एक आध दाना खराब निकल गया, तो हम पूरी फेटर्निटी को नहीं खराब कह सकते हैं। ट्रू। सो इसमें पैसा कौन कमा रहा है सबसे ज़्यादा? सट्टेबाजी में बहुत कैसे काम करता है? फॉर एग्जांपल कि दुबई में एक नेटवर्क है और इंडिया में एक बच्चा बैठा हुआ है जो सट्टेबाजी कर रहा है। हाउ डज ही वर्क, हाउ डज ही अर्न मनी, कैसे काम कर रहे हैं? देखो, जो सबसे ज़्यादा पैसा इसमें कमाते हैं वो लोग कमाते हैं जो इसको ऑपरेट कर रहे हैं, और वो अपने जो उनके नीचे एजेंट्स हैं जो पैसा ले रहे हैं, आपका मन हुआ सट्टा लगाने का, आप किसी के पास गया, आपने पैसा दिया, वो है। तो उनका है कि बैलेंस होना चाहिए कि हमारा हर आदमी पैसा कमा सके और सामने वाले जिसने पैसा दिया है उसको पैसा ना मिले, उसका पैसा हमारा हो जाए। तो ये बहुत बड़ा $multi-billion इंडस्ट्री है। वो एक छत्तीसगढ़ का केस हुआ तो था, कौन सी बुक थी वो पता नहीं, महादेव बुक, वो भी तो यही थी, एक तरीके से सट्टा ही था। क्या था? महादेव बुक, जिसमें भूपेश बघेल का नाम आया। क्या हुआ था? सट्टा था उसमें, पता नहीं कौन एक लड़का था छत्तीसगढ़ बिलासपुर का, उसने शुरू की थी महादेव बुक। पूरी बैटिंग का था, पूरा बैटिंग का था। महादेव बुक? हाँ, महादेव बुक नाम से। क्या हुआ इसमें? ऐप थी? हाँ, ऐप थी।
उसमें सट्टेबाजी कराई जाती थी। कि आपने प्लेयर चूज कर लिए कि ये प्लेयर नहीं, पता नहीं किस तरह, मैंने वो ऐप कभी देखी नहीं, मैंने उस पर इन्वेस्टिगेट नहीं किया, लेकिन हाँ न्यूज़ में के माध्यम से पता है कि इसमें बहुत सारी स्पोर्ट्स को लेके और बहुत सारी अलग अलग चीज़ों की बैटिंग होती थी और कई करोड़ रुपए महीना कमा रहे थे। कई करोड़ रुपए। जो आजकल एप्स आ गई इंडिया में, जो लीगल ऐप है वो इलीगल ऐप है, जो इलीगल है बहुत सारी इलीगल ऐप है। लीगल ऐप जैसे Dream11 है, वो भी मेरे को ऐसा लगता है वो भी एक टाइप का सट्टा ही है। मैं कहीं गलत हूँ, करेक्ट करिएगा। मैं इसलिए सट्टा कहता हूँ, वो भी कहते हैं कि 5 रुपए लगाओ और 5 करोड़ रुपए जीतो। अगर ये ऐसा होने लगता तो हर घर में करोड़पति पैदा हो रहा होता। 5 करोड़ तो कमा कौन रहा है? वो कंपनी कमा रही है। पैसा किसका जा रहा है? जो उस पर बैठे हुए हैं। एडिक्शन है ये। अगर आप लीगल है, उसको लीगली तो किया है एक तरीके से। मैं मुझे नाम ले रहा हूँ, पता नहीं आपके उस पर बीप चला दीजिएगा, नहीं तो साल पता चला वो नोटिस भेजते हैं। ये बताओ कि आपका फैक्ट चेकिंग, लीगल वेटिंग सब कुछ कैसे करते हो? क्योंकि जो भी आप फैक्ट्स फिगर्स कोट करते हो, इट रिक्वायर्स इन डेप्थ स्टडी। मैं रील नहीं बनाता, इसलिए टाइम मिल जाता है फैक्ट चेक करने का। पर सोर्सेज क्या रहती है? बहुत सोर्सेज होते हैं, बहुत सोर्सेज ही सोर्स। एक सोर्स आप बन गए आज पॉडकास्ट के, ऐसी सोर्सेज बनते हैं। सोर्सेज कैसे बनते हैं? आप एक मिलता है, 2 मिलते हैं, 3 मिलते हैं, आपको पता है कि सामने वाले में कैपेबिलिटी क्या है, आप उसके हिसाब से वो सोर्सेज आपके बढ़ते चले जाते हैं। जो हाई प्रोफाइल स्कैंडल्स होते हैं, जब आप उनको बस्ट करते हैं तो कुछ चेंज होता है असली में, फ्रॉम पॉलिसी साइड, गवर्नमेंट साइड, या फिर सब कुछ? देखिए बहुत सारी चीज़ों में हाँ गवर्नमेंट हमेशा सीरियस लेती है, क्योंकि सिक्योरिटी का मामला है, थ्रेट का मामला लेती है, कुछ ना कुछ वो करती है। ऐसा नहीं है कि नहीं करती हो, करती है, देखती है। हाँ, हम जैसों की बात सुनती है, हम जैसों के फ़ोन भी सुनती है कि हमारे पे किसका फ़ोन आ रहा है, किसी ऐसे का फ़ोन आ रहा है जिसको वो ट्रैक कर रहे हों, उसको ट्रैक कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने, अब मुझे इसी चक्कर में फ़ोन नहीं करते, उनको सबको पता है कि मेरा फ़ोन सर्विलेंस पे ट्रैक कर लिया जाएगा। बहुत सारे मोस्ट वांटेड मुझे पहले फ़ोन करते थे, अब नहीं करते हैं। सो अगर आपको मैं कॉल करूँगा, मेरा सर्विलेंस, मुझे पता है मेरा फ़ोन सर्विलेंस पे, तो लोग मुझे पूछेंगे भाई साहब ये कौन है अंबर शर्मा? उनको सुनने मिल रहा है कि पता है को कौन है, उनको पता है, वो पता है कि कौन क्या कॉल कर रहा है। वो पर्टिकुलर नंबर्स उनके पास होते हैं, पर्टिकुलर जैसे कि इंटरनेट कॉल है, तो समझ में आए। आपके फ़ोन पे अगर इंटरनेट कॉल आया तो रेड फ्लैग आ जाएगा ऑटोमेटिकली, इनके पास इंटरनेट कॉल क्यों आ रही है। तभी कई बार SMS आता है आपके पास कि इंटरनेशनल कॉल या कोई अननोन प्राइवेट नंबर से कभी आपके पास कॉल आए तो इस पर रिपोर्ट ज़रूर करिएगा। ऐसा SMS आता है ना। सरकार भी तो आपको सोर्स बना रही है कि भाई तुम पे गलती से कोई चीज़ आ रही है तो हमें इन्फॉर्म करो, जिससे हम अपनी सेफ्टी और बढ़ा सकें, बेटर कर सकें। जो इंटरनेट टेलीफोनी है वो पकड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे उसमें सब जंप कराते हैं, IP जंप होती है। IP जंप होते इतनी IP जंप हो जाती है कि आप एग्जैक्ट यूज़र तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। यू कैन ट्रैक कर लेते हैं, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। उसके लिए बहुत बड़े चीज़ें चाहिए आपको, वो सरकार ही कर सकती है, हम जैसे लोग नहीं कर। इतना बड़ा सेटअप चाहिए होता है कि आप बता नहीं सकता। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, क्या कहानी है, क्या शुरुआत हुई, पहली बार कैमरा कब पकड़ा? क्योंकि आज तो बहुत ट्रेंडिंग है, पर आप शायद उस ज़माने के हो जब शायद इतना ट्रेंडिंग नहीं था। देखिए मेरे पास घर में एक कैमरा था बचपन में, 80s की किस्सा बता रहा हूँ। नेशनल का एक कैमरा था, बड़ा बिस्किट, मतलब ऐसा लंबा सा, जैसा बिस्किट आता है ना, लंबा सा, मुझे वो याद नहीं आ रहा। उसमें ट्रांजिस्टर भी होता था। अच्छा, कैमरा के अंदर ट्रांजिस्टर? पॉइंट एंड शूट था, उसके साइड से खोलते थे, छोटा सा लेंस होता था, उसको यूँ देख के क्लिक कर देते थे, और उसमें ट्रांजिस्टर भी होता था। तो मेरी ज़िंदगी का पहला कैमरा वो था। उससे मैंने कुछ फ़ोटोग्राफ्स खींची थी। फिर एक, तब बच्चा था, तब 90s की बात बता रहा हूँ, 90s में एक कैमरा था जो वो भी पॉइंट एंड शूट कैमरा था, फिल्म कैमरा था। वो थोड़ा बड़ा था, उसमें ज़्यादा फ्लैश बढ़िया थी। उससे मैंने कुछ फ़ोटोग्राफ्स खींचे थे। तो मेरी फ्रेमिंग जो थी वो शायद बचपन से ही कैमरे की वजह से हो गई थी।
तो फिर वहाँ से मैं वाइल्ड लाइफ में गया, तो वाइल्ड लाइफ में बड़े बड़े कैमरास देखे, वो समझे। जब हमने कैमरा फोटोग्राफी शुरू की थी प्रोफेशनली, तब हम स्लाइड रोल्स यूज़ किया करते थे, ट्रांसपेरेंसीज जिसको कहते हैं, और नेगेटिव पॉजिटिव जो होते हैं। नेगेटिव तो आम होते थे, वो कोडैक के जो फिल्म होती है, फिल्म, वो नेगेटिव होते थे। हम उसी में पॉजिटिव यूज़ करते थे। नेगेटिव में क्या होता है कि कुछ दिखता नहीं है, पॉजिटिव में वो स्लाइड होती है, कलर ही स्लाइड दिखता है सारा कैसा है, तो हम वो यूज़ किया करते थे। उसके बाद हम डिजिटल पे शिफ्ट हुए। 2010 में मैं डिजिटल पे शिफ्ट हुआ हूँ। हाँ, 2011 में, सॉरी 11 में डिजिटल पे शिफ्ट हुआ है। उससे पहले मैं मैनुअली कर रहा था, 5-7 साल मैंने मैनुअल किया, और वहाँ से शुरुआत हुई। पहला मेरा जो कैमरा था वो निकॉन का F70 था, प्रोफेशनल कैमरा। फिर उसमें मैंने एक लेंस लिया, फिर डिजिटल में शिफ्ट हुआ तो कैनन पे शिफ्ट हुआ। कैनन के बाद मैं आज फिर वापस निकॉन का डिजिटल कैमरा यूज़ कर रहा हूँ। अब तो ये है कि जो कैमरा चाहिए होता है किसी भी को भी बोल देते हैं, 10-15 दिन के लिए मिल जाता है। अच्छा लगता है तो रखते हैं, नहीं है तो कहते हैं कि भाई हमारे मतलब का कैमरा नहीं है। तो आज की तारीख में शुरुआत वहाँ से हुई कि बचपन में कैमरा देखा था, वो पहला कैमरा भी बताया कि ट्रांजिस्टर वाला था, और आज का कैमरा जो है बस ये है कि मैंने एक उसमें से एक फ्रेमिंग का स्टाइल मेरा अलग है। मैं जो सोचता हूँ, मैं जैसे टाइगर्स को जो है बड़ा और उनके नेचुरल हैबिटाट को प्रेफर करता हूँ। जैसे लोग मुंह खुला बहुत दिखाना चाहते हैं, मैं नहीं दिखाता। मैं उनके बिहेवियरल एक्टिविटी को ज़्यादा कैप्चर करता हूँ। मेरा है कि बिहेवियर क्या है किसी भी जानवर का, मैं उसके बिहेवियर के ऊपर क्लिक करता हूँ। मैं लैंडस्केपिंग फोटोग्राफी बहुत ना के बराबर करता हूँ। मैं मैमल्स पे फोकस रखता हूँ, यहाँ तक कि स्कूबा डाइविंग करता हूँ तो मैं दुनिया भर में डाइव कर करके जानवर देखता हूँ, कोरल्स देखता हूँ, पानी के जानवर मेरा मतलब है। और लास्ट ईयर मेरा एक सपना पूरा हुआ कि मैंने शार्क देखनी थी। मुझे कई साल लगे शार्क्स। कहाँ देखी शार्क आपने? शार्क्स मैंने देखी पलाऊ में। पलाऊ एक कंट्री है, बहुत छोटा सा, 20,000 जनसंख्या है उसकी। कहाँ पड़ता है ये आपका पैसिफिक में, पैसिफिक ओशियन में, बहुत छोटा सा कंट्री है। फिर वहाँ मैंने एक डॉक्यूमेंट्री शूट की पलाऊ के ऊपर। तो वहाँ पे मुझे पहली बार ज़िंदगी में शार्क देखी। मेरी दिल की तमन्ना पूरी हो गई कि मैंने वाइल्ड में शार्क देखी। वो मेरे इधर से जा रही हैं, उधर से जा रही हैं। बड़ी जब मैंने फोटोग्राफी से फिल्मिंग की तरफ शिफ्ट हुआ तो उस समय मैंने सोचा कि ऐसा सब्जेक्ट निकाला जाए जिसको लोग बहुत कम कैप्चर किए हों। टाइगर्स और लाइन्स अच्छे खासे कैप्चर हो रहे थे। चीताज अफ्रीका से हमारे यहाँ बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज आ रही थी तब। अब तो नहीं पता अब वो चैनल आता है या नहीं आता। तब 90s में हमारे यहाँ एक चैनल लॉन्च हुआ था इंडिया में, एनिमल प्लैनेट। एनिमल प्लैनेट लॉन्च हुआ था। वो उस पर सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री थी। नो अदर साइंस फिक्शन, साइंस डॉक्यूमेंट्री नहीं थी, या और तरीके की ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज नहीं थी। बट इट ऑल अबाउट एनिमल्स। तो मेरे को वो चैनल देखने का बहुत शौक था शुरुआत, जब से लॉन्च हुआ था। तब उसमें इंग्लिश में आता था, फिर 1-8 साल बाद उसकी हिंदी डबिंग भी आनी शुरू हो गई थी, तो वो मैं हिंदी में भी देखता था। तो मैंने ये नोटिस किया था कि टाइगर्स, लेपर्ड, चीता और लाइन्स के ऊपर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज आ रही हैं, बन रही हैं, चाहे वो इंडिया से बन रही हो चाहे बाहर से बन रही हो, और ये कवर की जा रही है। तो उस समय जब आप एक नए होते हैं और आपको अपनी प्रेजेंस दिखानी होती है, आपने फोटोग्राफी में अपनी प्रेजेंस दुनिया में दिखा दी, लोगों में बता दी कि एक आप अच्छे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, आप एक नॉन फोटोग्राफर हैं, आपका अलग तरीका है काम करने का, ये आपने दिखा दिया। लेकिन जब आप स्टिल फ्रेम से आप मूविंग फ्रेम में जा रहे हैं, एक लाइफ कैप्चर कर रहे हैं जो मूविंग लाइफ है, अभी तो आप स्टिल कैप्चर कर रहे हैं, तो आप ऐसे सब्जेक्ट को कवर करना चाहेंगे जिसको बहुत कम लोगों ने कवर किया और जिसको एक आप दुनिया में उसको आप हाईलाइट के रूप में आ सको। तो वो एक स्नो लेपर्ड की डॉक्यूमेंट्री थी जो मैंने 2009 से शुरू की थी, 2011 में ख़त्म की। आई एम श्योर बहुत डिफिकल्ट रहा होगा, बिकॉज जो टेम्परेचर है, लाइक बर्फ़ है, -20-30 का टेम्परेचर होगा ऑलमोस्ट। मैंने जो शूट किया था वो किया था उले तब उतना फेमस नहीं था। कहाँ पर उले लद्दाख में आज बहुत फेमस है। अच्छा। जब मैं जाता था तब उले में नहीं था। उले की जब जो जनसंख्या थी वो थी मात्र 20-25 लोग का गांव था। 4-5 घंटे मुश्किल से। कब की बात है, किस साल की बात है? 2009 से 11 के बीच की बता रहा हूँ। ओके। तब कोई उले की तरफ नहीं जाता। लद्दाख में भी लोग नहीं दिखते थे। लद्दाख विंटर्स में चादर ट्रैकिंग के लिए फेमस था, समर्स में राफ्टिंग के लिए इंडस पे राफ्टिंग होती थी। जंस्कार रिवर और इंडस रिवर पे जहाँ राफ्टिंग होती थी। लद्दाख फेमस हुआ है 2011 के बाद या 12 के बाद, 3 इडियट मूवी आई थी, तब लद्दाख फेमस हुआ।
पंगोंग लेक दिखाई और वो मोनेस्ट्री दिखाई थी, तब लद्दाख फेमस हुआ। तो इंडियन टूरिस्ट जा रहा था, उससे पहले विदेशी टूरिस्ट जाता था। और लद्दाख वाज अ एडवेंचर डेस्टिनेशन कि भाई हम ट्रैक करते थे, हम चादर ट्रैक करते थे। चादर ट्रैक का मतलब होता है कि नदी जम जाती है, आप उस पर चलते चलते जाओगे और कोई रास्ता नहीं होता था। तो हम स्नो लेपर्ड ढूंढने के लिए उस नदी पे चलते चलते जाते थे। तो वो टाइम था। कभी ऐसा हुआ कि आप जा रहे हो एकदम से कोई नीचे? नहीं, स्नो लेपर्ड ढूंढना बड़ा भारी है। एक तो आप 15,000 फीट पे थे, पैदल चलना होता था। मैं जाता था नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के बीच में, जब बिल्कुल एक्सट्रीम ठंड होती थी, बर्फ़ होती थी, इतने इतने घुटने घुटने बर्फ़ होती थी। फिर वो एक हाइट पे पहुंचना होता था, वहाँ पे आपको टेलीस्कोप लगा के स्नो लेपर्ड को ढूंढना है, मूवमेंट है या नहीं है। तो जब आप स्नो को देखते हैं तो स्नो रिफ्लेक्ट करती है सन को, आपको स्नो ब्लाइंडनेस हो जाती है आँखों में, तो आपको कई दिन तक नहीं दिखता। हमारे बहुत सारे ट्रैकर्स, स्पॉटर्स को आई ब्लाइंडनेस हो जाती थी, मुझे हो गई थी स्नो ब्लाइंडनेस। इसको बिल्कुल अंधेरा सा छा जाता है, दिखना प्रॉपरली बंद हो जाता है। वो घंटों हम टेलीस्कोप लगाते थे, फिर जाके स्नो लेपर्ड दिखा तो दिखा, महीना भर दिखा तो नहीं। स्नो लेपर्ड है, उसकी मर्जी, इतना बड़ा एरिया है, कहाँ होगा, तो वो नहीं दिखता था। तो जब हम उले जाते, अब तो उले बहुत बढ़िया हो गया, नई लॉजेस वहाँ बन गई हैं। हमारे टाइम पे कोई लॉज नहीं होती थी, हम एक घर पूरा किराए पे लेते थे, उसमें हमारा पूरा खाने का सामान दिल्ली से आता था, सारा राशन हमारा दिल्ली से जाता था। हमारी जितनी टीम जाती थी, 4 लोगों की या 5 लोगों की टीम जो जाती थी, कैमरामैन, साउंड रिकॉर्डर, मैं, उनको सीधा सा एक इंस्ट्रक्शन होते थे कि 20 किलो अलाउ है हवाई जहाज में, तुम 4 किलो से ज़्यादा अपने कपड़े नहीं लेके जाओगे। 15-15 दिन तो वहाँ नहाने का मन नहीं होता था ठंड के मारे, पसीना ही नहीं आता, गंदे ही नहीं होते थे, कपड़े उतारने का मन करे, ठंड लगती थी। तो उनको 4-5 जोड़ी कपड़े, 4-5 जोड़ी अंडरगारमेंट, वही चल रहा है, वही लेके चलो। उसके बदले हम राशन लेके जाते थे, क्योंकि राशन अलग से लेके जाएंगे तो बहुत लगेज कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो हमारे कई किलो दाल, कई किलो आलू, कई किलो, क्योंकि वहाँ सब्जी मिलती नहीं थी, क्योंकि वो सारा बंद हो जाता। अब तो रोड्स और बेटर हुई हैं पिछले कई सालों में। जब हम जाते थे तो रोड उस समय डेवलप हो रही थी, ओले में तब रोड नहीं थी, हम एक जगह उतर के उले तक पैदल जाते थे। आज उले तक रोड है पक्की, डेवलपमेंट हो रहा था उस टाइम पे, टेलीफोन कनेक्शंस नहीं थे, आज वहाँ पे मोबाइल टावर भी आ गया है शायद। तो वो स्नो लेपर्ड की वजह से टूरिस्ट हब बना है। तो आप सोचिए हम पैदल कितना घूमते होंगे, कितना सामान हम लेके जाते होंगे। बिहाइंड द सीन्स अगर आप उस डॉक्यूमेंट्री के देखेंगे तो आप देखेंगे कि इतने बड़े बड़े कंटेनर्स में आलू भरे हुए बोरियों में। एक बार तो हमारा सामान दिल्ली में रह गया, अगली दिन में फ्लाइट से आया, उसमें से गोभी खराब हो गई हमारी आते आते। लद्दाख हमारा एक बार सामान पहुंच जाए तो खराब नहीं होगा, क्योंकि वो जम जाएगा। तो हम यहाँ से 20 किलो गोभी ले ली, वो अगर वो दिल्ली में एक दिन रुक गई तो गोभी खराब है, स्मेल आ जाए। वो दिल्ली से 1 घंटे बाद लद्दाख उतर गई ठंडी, बिल्कुल जम जाएगी। अब एक उसको महीने भर खाओ, फ्रिज की जरूरत नहीं है, वहीं बर्फ जमी रहती है, उसमें सारे आलू डाल दो, सब्जियां डाल दो, तो वो शेल्फ लाइफ बढ़ जाती थी। ये बताओ कि इस पूरी जर्नी में आप लद्दाख में हो, आप जंगल में हो, आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर से वाइल्ड लाइफ क्राइम इन्वेस्टिगेटर की तरफ रुख कैसे बदला? आपने ऐसा क्या देखा, ऐसा क्या क्राइम देखा, चाहे वो हाथियों के साथ हो या किसी और के साथ हो, कि आपने कहा नहीं मुझे इन्वेस्टिगेट करना है कि ये क्या चल रहा है? देखिए, वाइल्ड लाइफ क्राइम लोगों की नज़र में था, सिर्फ टाइगर स्किन की बात होती थी, टाइगर पोचिंग। उस समय 90s, लेट 90s में, हाँ, संचार चंद का नाम बहुत फेमस हुआ था, आपने भी पढ़ा होगा। संचार चंद, हाँ, जिसने सरिस्का के सारे टाइगर ख़त्म कर दिए थे, ऐसा उसके बारे में बोला गया कि सारे टाइगर्स उसने ख़त्म कर दिए हैं। तो संचार चंद था, तो हम पढ़ा करते थे जब तक मैं 2002 से पहले की बात है। उसके बाद जब मैं गया, वाइल्ड लाइफ को बहुत नज़दीक से देखा और समझा कि ये किस तरीके से होता है, तो मैंने फ़ोटोग्राफ्स के थ्रू लोगों को जागरूक करने की कोशिश की, एग्जीबिशन की, कुछ नहीं की, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। मुझे लगा कि फ़ोटोग्राफ में आप वो स्टोरी नहीं कह पाते हो जो आप डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से कह सकते हो। मुझे एक बड़ा फ्रेम दिखा, एक बड़ा पिक्चर दिखा, तो मैंने डॉक्यूमेंट्री की तरफ रुख किया कि भाई आप आदमी को जो है किसी तरीके से जागरूक करें। तो वो डॉक्यूमेंट्री का माध्यम मुझे सही लगा, चलचित्र का। मैं उधर गया,
उसके बाद से जो मुझे और क्राइम पता चला तो मैंने और इन्वेस्टिगेट किया। जो मैंने कहा ना कि आप एक कदम बढ़ाते हैं, सीढ़ी पे चढ़ते चले जाते हैं, तो वही चीज़ होती चली गई कि भाई एजुकेट करो। जो मेरे को लगता है कि आप किसी को एजुकेट कर रहे हो, किसी के साथ ज्ञान साझा कर रहे हो, तो उससे बड़ा कोई कार्य नहीं है जीवन में। ज्ञान बांटना अर्थात ज्ञान अर्जित करना। आप जितना बांटोगे ज्ञान, उतना आप स्वयं भी अर्जित करोगे। तो मेरा मानना है कि दुनिया को अगर आप ज्ञान अर्जित कर रहे हो, एजुकेट कर रहे हो, कुछ चीज़ें उनके सामने ऐसी ला रहे हो जो उनको नहीं पता है। आज की तारीख में जितने लोग जंगल जाते हैं, वो जंगल घूमने नहीं जाते, वो सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि हम जंगल गए हैं। हम जंगल जाके हमने अपनी ड्यूटी फ्री की है कि सेव नेचर, बल्कि उससे ज़्यादा तो वो वहाँ जाके जितनी कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं, उससे अच्छा तो वो अपने घर पे रहें। तो ये जो एक ट्रेंड चला है ना कि हमें सोशल मीडिया पे दिखाना है सेव नेचर, सेव अर्थ, ये सिर्फ लिखने तक सीमित है, अंदर ढालने में नहीं। तो मेरा था कि लोगों को जागरूक किया जाए। तब तक हमारे टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था। जब मेरे को अच्छे से याद है, शायद 2006 में ऑर्कुट आया था। ऑर्कुट आया था तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती थी, इसमें फ्रेंड बनाए जाते हैं। हमें बड़ा अजीब सा लगता था कि फ्रेंड कैसे बन सकते हैं। वो अमेरिका बैठा है, हम यहाँ बैठे फ्रेंड। लेकिन उसके बाद 2008-9 में शायद फेसबुक आया। फेसबुक ने जो कैप्चर की है दुनिया। फिर शुरुआत में फेसबुक में हर कोई जो है टैग किया करता था एक दूसरे को, जबरदस्ती गुड मॉर्निंग का मैसेज लिखा और टैग करता था, नोटिफिकेशन आते थे। बड़ा अजीब सा लगता था, यार इसने सबको टैग कर रखा है। वो एक दौर चला। बट ऐसा भी हुआ कि आप जंगल में थे और आपने देखा किसी पोचर को या कोई ऐसे लोग जो कि शेर को मार के लेके जा रहे हैं या फिर हाथी का दांत लेके जा रहे हैं? यार देखो, जंगल में शेर मारना, टाइगर मारना एक ऐसे नहीं है कि आप गए और मार लिया। इट्स अ वेरी बिग रिसर्च पोचर्स के लिए। पोचर्स पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि टाइगर मूवमेंट कहाँ है या एलिफेंट मूवमेंट कहाँ है। वो इजी एलिफेंट और इजी टारगेट देखते हैं। वो बीच जंगल में नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पेट्रोलिंग हो सकती है। वो टाइगर का मूवमेंट देखते हैं। अब वो ये देखते हैं कि हम टाइगर को मार कैसे सकते हैं, एलिफेंट को कैसे मार सकते हैं। तो अब इनमें भी बहुत सारी टीम चलती हैं। एक होती है आइडेंटिफाई टीम, जो आइडेंटिफाई करती है कि कौन सा जानवर कहाँ को मूवमेंट कर रहा है। फिर वो जो है अपने बॉस को देते हैं। बॉस की समझ में आता है कि ठीक है, और वो पेट्रोलिंग का मूवमेंट भी देखते हैं कि जो पेट्रोलिंग टीम है वो कहाँ कहाँ मूवमेंट कर रही है और किस घड़ी पे मूवमेंट कर रही है। वो भी नोट डाउन करते हैं और उसके हिसाब से वो अकॉर्डिंगली शूटर को बोलते हैं। शूटर वहाँ जाता है, उनको मारता है। उसका काम सिर्फ मारने तक है। उसके बाद जो है स्किन करने वाले अलग आते हैं। वो स्किन करेंगे या हाथी दांत काटेंगे। फिर उसको ट्रांसपोर्ट करने वाले अलग होते हैं, वो उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। फिर वो ट्रांसपोर्ट भी ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी यहाँ से नेपाल ले गया। एक एग्जांपल कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से नेपाल जाता तो चाइना है तो किस रास्ते जा रहा है, ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी लेके गया। तो वो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से 500 किलोमीटर दूर लेके जाना है, तो हो सकता है कि 500 किलोमीटर ले जाने के लिए एक आदमी नहीं हो, 10 आदमी हो, 20 आदमी हो या 5 आदमी हो। 100 किलोमीटर पे आदमी बदल जाए, 50 किलोमीटर पे आदमी बदल जाए, जिससे कि शक ना बढ़े चेन। क्योंकि अगर क्या है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का, आप हम जहाँ बैठे हैं नोएडा में, ये आई थिंक वेस्टर्न यूपी का हिस्सा है। वेस्टर्न यूपी वाला अगर बिहार में जाएगा तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये बाहर से आया हुआ है, तो सस्पिशियस होगा। अगर वही चीज़ बिहार का आदमी करेगा तो बिहारियों को इतना सस्पिशियस नहीं होगा कि ये गलत कर रहा है। तो ये जो पूरी टेक्निक है कि भाई ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, इसमें भी बहुत सारे लोग जुड़ते हैं जो सस्पिशियस लेवल कम करते हैं। तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। ऐसा नहीं है कि ये हाथी घूम रहा है, बंदूक लाई, उसने मारा, उसने काटा, वही लेके पहुंच गया। नहीं, ये बहुत सिस्टमैटिक वे है। आपका एक और फोकस है ऑन इंडियन वाइल्ड डॉग्स। हाँ, ढोल। क्या डोल्स? ढोल्स, उन्हें डॉग्स नहीं बोलते हैं? ढोल राइट वर्ड जो इंडिया में है हम उनको कहते हैं ढोल्स है। ढोल्स कभी देखे नहीं मैंने, तो वो क्या होता है? ढोल्स हैं। तो क्या है एग्जैक्टली? ये
एक तरीके से देखा जाए कि ये शॉर्ट टर्म में इजी लैंग्वेज में ये एक एक कुत्तों की जनजाति है, एक वैरायटी है, एक स्पीशीज है जो जंगल में रहती है, लेकिन सबसे फ्यूरियस हंटर है, सबसे फ्यूरियस। एक तो पैक में हंट करते हैं। कभी अटैक हुआ आपके ऊपर? हाँ, नहीं, कभी गाड़ियों पे या आम इंसान पे मैंने कभी देखा नहीं है। मैं था भद्रा टाइगर रिजर्व, इट इज़ 2005। मैं सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ के लिए एक क्या कहते हैं सेंसस कर रहे थे, और मुझे याद है भद्रा टाइगर रिजर्व में हम पैदल चलते थे रोज़ सुबह 5 बजे से 8 बजे तक। हमें लाइन ट्रांजैक्ट करना होता था। लाइन ट्रांजैक्ट है कि एक स्क्वायर किलोमीटर आपको दे रखा है, सीधा जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे। इस लाइन ट्रांजैक्ट में जितने आपको जानवर दिखेंगे उनका आप डिग्री निकाल के उनको नोट डाउन करेंगे। मुझे अच्छे से याद है कि भद्रा में मैंने वाइल्ड डॉग्स ऑन फुट देखे हैं, और वो एक नहीं था, कम से कम 15 या 16 थे। वो मैं ऐसे जा रहा हूँ, मेरे साथ एक और थी, एक लड़की थी। हम दोनों को टीम बना के भेजा गया था कि आप इस एरिया का लाइन ट्रांजैक्ट करेंगे, आप 6 बजे शुरू करेंगे, 8 साढ़े 8 बजे ख़त्म करके आप एंडिंग पॉइंट पे पहुँचेंगे, वहाँ से आपको गाड़ी पिक करके कैंप लेके आएगी। तो उस दिन मेरी टीम एक बैंगलोर की लड़की थी, वो पेंटिंग करती थी, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो हम और वो लाइन ट्रांजैक्ट कर रहे थे, और मेरे फेवरेट एनिमल है ढोल। टाइगर से ज़्यादा मुझे ढोल पसंद आता है देखने में। तो सामने से हमने पैक आता हुआ देखा, तो वो पैक जो हमारे सीधा चलना था वो हमारी तरफ नहीं आया, वो सी सर्किल लेके हमारे बैक पे आके फिर अपने डेस्टिनेशन, मतलब अपने डेस्टिनेशन की तरफ गया। चाहता तो वो सीधा आ सकता था, हम पे हमला कर सकता था। नहीं, जानवर ये समझता है कि हमसे दूर रहना है, हमसे एक दूरी बना के चलेगा, अनटिल अनलेस जब तक उसको ये ना लगे कि हम उसके लिए थ्रेट हैं, तब तक वो आपसे एक दूरी ही बना के रखेगा। चाहे वो टाइगर हो, चाहे लेपर्ड हो। आज जबरदस्ती आप उसकी तरफ बढ़ोगे, आप उसको जाओगे, वो भी हम पे ऊपर हमला करेगा। तो ढोल्स मेरे फेवरेट हैं। तो ये जो आपने पूछा हमला नहीं किया, तो मैंने वो किस्सा बताया। ढोल्स क्यों हैं फेवरेट? जब आपने स्नो लेपर्ड देखा है आपने, तो और मतलब खूबसूरत होगा। खूबसूरत बहुत है वो, एक लोग बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बहुत सुंदर कलर है, ऑरेंज सा कलर होता है, हल्की काली दुम होती है, बहुत सुंदर, मुझे बहुत सुंदर लगते हैं, और बहुत फास्ट होता है, सोशल है पूरा, उसमें ग्रुप में रहता है, पैक में रहता है, लीड करते हैं, एक साथ मिलके हंट करते हैं। जो एक टीम वर्क है वो उनमें दिखता है कि भाई टीम वर्क कैसा होना चाहिए। अगर कोई कमज़ोर है तो उसको साथ लेके चलो, उसकी मदद करो। अहंकार नहीं है, एक टीम वर्क है। तो वो जो कहता हूँ ना कि मुझे अहंकार नहीं है, वो मैंने शायद ढोल से सीखा है कि भाई जब आप एक सर्किल में है तो सब सम्मान है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। अगर किसी को तकलीफ है तो आप साथ लेके चलिए। इसलिए आप मुझे कभी भी देखेंगे, मैं सबको एक ही समान समझता हूँ। मैं उनमें और अपने में कोई वो क्या कहते हैं उसको अलग नहीं समझता। मैं कहता हूँ ये भी उतना ही कार्यकुशल है जितना कार्यकुशल मैं हूँ। तो वो शायद मैंने वाइल्ड डॉग से सीखा है, यानी ढोल्स से सीखा है। दूसरा जो उनका हंटिंग का तरीका है कि वो एक पर्टिकुलर एनिमल को आइडेंटिफाई करते हैं, उसी के पीछे, अपने शिकार के पीछे दौड़ते हैं, और उसको पूरा इस प्लानिंग के चक्रव्यूह बना के जो उसकी हंट करते हैं, ये उनकी कैपेबिलिटी है। आपने आई एम श्योर जो वाइल्ड लाइफ माफियाज हैं उनको भी मतलब एक्सपोज किया होगा। तो अब तो यार सभी को कर रखा है, किसको नहीं किया। आपने क्या एक्सपोज किया? आपने क्या बताया उनके बारे में? यार दे आर वेरी ब्रूटल। वो अगर जानवरों को, पैसे के लिए जानवरों को मार के उनकी खाल बेच सकते हैं, वो इंसान को भी मार सकते हैं। वो दे आर वेरी ब्रूटल, लाइक ड्रग माफिया। ड्रग माफिया और एनिमल माफिया में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि एनिमल माफिया जो एनिमल से मेरा मतलब वाइल्ड लाइफ क्राइम $10 बिलियन की इंडस्ट्री है। $10 मिलियन की इंडस्ट्री? मिलियन नहीं, बिलियन। $10 बिलियन की इंडस्ट्री। $10 बिलियन की इंडस्ट्री है। तो इक्विवेलेंट टू ड्रग माफिया। बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि आप सोच नहीं सकते। सो जो आपने एक्सपोज किया, तो आपने क्या एक्सपोज किया? आपने क्या बताया कि ये ऑपरेट कैसे करते हैं? एक मैं आपको बताता हूँ, शार्क फिन सूप। शार्क फिन सूप जो है वो डेलिकेसी है
चाइनीज़ मील में, ओके। ठीक है। और शार्क मिलेगी कहाँ? पानी में, समुद्र के अंदर। समुद्र में बहुत सारा हिस्सा जो है वो कुछ एरिया नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ काइंड ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वाइल्ड लाइफ रिजर्व के नाम पे घोषित कर दिया है। उसके बाद भी शिकार होता है जी। हमने एक फुटेज कवर किया था, वो चलता है बहुत जगह, स्टॉक फुटेज में था हमारा, कि उसमें क्या है कि शार्क फिन, कई हज़ार शार्क फिन एक छत पे सूख रहे हैं, कई हज़ार शार्क मारी जाती हैं। और शार्क जो है वो टाइगर है ओशियन का, जैसे हमारे टॉप ऑफ द पिरामिड है। अगर शार्क ख़त्म है तो ओशियन लाइफ पूरी ख़त्म है, जैसे जंगल से टाइगर ख़त्म है, पूरी वाइल्ड लाइफ ख़त्म है, यही चीज़ हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है कि मैंने क्या करते हैं कि ये जो शार्क्स को पहले पकड़ते हैं ज़िंदा, उनको जाल से फंसाते हैं, जैसे भी करते हैं, उसको बोट पे लाते हैं और जो ऊपर वाला जो फिन होता है उसको काट देते हैं। काट के फिन अपने पास रख दिया और शार्क को पानी में तड़पता हुआ छोड़ दिया। अब नमकीन पानी है, कटा हुआ है, तो कितनी जलन होती होगी। ऊपर से जब ऊपर वाला फिन कट गया, वो तैरने लायक नहीं रही, तो कई दिन तक ऐसी तड़पती रहती है और फिर प्राण त्यागती है। कितना बेबस है। और ऐसी ऐसी कितनी शार्क्स मारी जाती होंगी शार्क फिन सूप के लिए। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उन्हें क्या कहोगे आप? यार नॉनवेज खाना एक पर्सनल चॉइस है, कोई भी खा सकता है, ठीक है। कुछ चीज़ें आप डेलिकेसी सूप के लिए शार्क फिन में लेना वो भी एक चॉइस ही हुई ना, बनाई गई ना। डेलिकेसी तो हमारे सभ्यता का हिस्सा डेलिकेसी कभी नहीं रही हमारी। क्या दुनिया से अनादिकाल से सभ्यता में, अगर हम आयरन एज में भी जाएं, उस जमाने में लोग क्या खाते थे? बंदर नहीं खाते थे ना, कुत्ता नहीं खाते थे, या तो मछली खा रहे हैं, मछली वो वाली खा रहे हैं जो शार्क खा रही है, या वो जानवर खा रहे हैं जो टाइगर खा रहा है। इंसान ने अनादिकाल से उसी जानवर को मारा है जिसको टॉप ऑफ द चेन ने मारा है, और उसी को खाना खाया है। सबसे ज़्यादा टाइगर हिरन मारता है, इसलिए अब बकरा खाया जाता है। डियर फैमिली से वही गोट फैमिली। तो अनादिकाल से डियर और बकरा क्या लिंक है? सेम फैमिली का पॉइंट से कह रहा हूँ। अब आप डियर नहीं ला सकते ना, गोट फैमिली की बात कर रहा है, तो दोनों अलग फैमिली, लेकिन टर्म इजी लैंग्वेज में जिसके आपके व्यूअर्स। तो इंसान ने अनादिकाल से वो ही खाया है जो टॉप ऑफ द चेन खाया है। अगर शार्क कोई मछली खा सकती है तो वो इंसान खा सकता है, लेकिन इंसान शार्क नहीं खा सकता, इंसान टाइगर नहीं खा सकता। लेकिन लोगों ने उसको डेलिकेसी बना दिया। डेलिकेसी के चक्कर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ऐसी ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो डेलिकेसी के नाम पे बेची जाती हैं, कितने नाम बता दूँ? जैसे बहुत सारी चीज़ें। टाइगर पीनिस सूप है, हाँ, वो $150 का या $200 का सूप का बाउल आता है, इतना बड़ा। कहीं पे भी चले जाओ, चाइना जितने चाइना टाउन है दुनिया भर में, वहाँ आपको खूब मिलेगा। नेपोलियन वार्स करके एक मछली है, उसके होंठ इतने मोटे होते हैं, उसके होंठों को काट दिए के उसका सूप बनाया जाता है। ये डेलिकेसी है। डेलिकेसी के नाम पे आपको थोपा जा रहा है कि आप डेलिकेसी लीजिए, आपके ऊपर थोपा गया ये डेलिकेसी है, इसको खाने से ये चीज़ होगी, इसको खाने से ये चीज़ होगी। आदमी खा रहा है, जिसके पास पैसा है वो खा रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है वो इसलिए खाने के लिए मर रहा है कि ये सामने वाले के पास पैसा है, ये खा रहा है, ये बढ़िया चीज़ खा रहा होगा। तो जो टॉप ऑफ द चेन है, शार्क अगर कोई मछली खा रही है तो इंसान ने वही मछली खाई है अनादिकाल से, जब से इंसान के पास सभ्यता में नहीं आया था। इसलिए अगर आप कभी भी पुरानी पेंटिंग जो 10,000 साल पुरानी है, जो रॉक पेंटिंग्स बनी हुई है, उसमें हमेशा ये दिखाया है कि अगर वो शिकार कर रहा है तो वो छोटी मछली का कर रहा है, लेकिन पीछे से शार्क उस मछली को खाने आ रही है। उसने कभी शार्क को पकाते हुए या शार्क को पकड़ते हुए नहीं दिखाया। उसने कभी अगर कोई जानवर कंधे पे मार के लाया है तो वो जानवर है जो शेर के ने खाया है। अफ्रीका में आज भी एक ट्राइब है, वो आज के कई सारी ट्राइब हैं, आज भी वो बहुत सारी रिचुअल फॉलो करती हैं कि जैसे उन शिकार पे गए, उन्हें कोई शिकार नहीं मिला तो वो क्या देखते हैं कि ढूंढते हैं शेर मिल जाए। अफ्रीका में लायंस होते हैं, तो वो देखते हैं कि लायन ने कोई अच्छा ताज़ी जानवर मारा हो, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, वाइल्ड बोर हो सकता है या बाइसन हो, बफेलो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो उसका देखते हैं, उसने उसको मार लिया और बैठ के दूर इंतज़ार करते हैं।
जब शेर पूरा खा लेता है, अपना पेट भर जाता है, तो उसमें से जितना हिस्सा शेर ने खाया होता है उसको छोड़ के बाकी सारा हिस्सा ले आता है अपने खाने के अपने लिए। खाने के लिए। तो सभ्यता के अनुसार वो, क्योंकि वो राजा है जंगल का, उसका सम्मान किया, वो खा रहा है वो खाने लायक चीज खा रहा है। तो इसलिए सभ्यता में हमारे यहाँ हमने जो है कुदरत से बहुत चीज सीखी। मैं ये नहीं कह रहा कि नॉनवेज खाओ नहीं खाओ, ये पर्सनल चॉइस है। फूड हैबिट जो है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जियोग्राफिक कंडीशन की वजह से आपकी बनती हैं। कहीं अब तो चलो, अब तो रेगिस्तान में भी खेती हो रही है, एक टाइम पे रेगिस्तान में खेती नहीं थी, तो रेगिस्तान में जो चीज़ उपलब्ध होगी आप वही खाओगे। अब आप आइलैंड पे रह रहे हो, आइलैंड पे आप मुर्गा नहीं मिल सकता, मछली मिल सकती है, तो आप मछली तो खाओगे लेकिन शार्क नहीं खाओगे। लेकिन आज जब मिलता है आपको हर चीज़, तो भी अगर आप चॉइस है, ये पर्सनल चॉइस है, ये पर्सनल चॉइस है कि मैं फूड के ऊपर कभी किसी से नहीं कहता कि ये खाओ या मत खाओ, ये पर्सनल चॉइस है। ये आपकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस के ऊपर भी है, और फिर वो आपके सभ्यता का, आपके कस्टम का भी हिस्सा है जो अनादिकाल से चला हुआ। आप कस्टम नहीं बदल सकते हैं अपने। जैसे इसका एग्जाम्पल है कि बंगाल में जब शादी होती है तो एक पर्टिकुलर मछली को जो है नथ पहना के लड़के वाले लड़कियां क्या भेजते हैं, पता नहीं कौन सी मछली है, मुझे वो मछली का याद नहीं आ रहा, वो वहाँ का कस्टम है कि वो एक मछली होती है, वो पर्टिकुलर वैरायटी की स्पीशीज़ की मछली होती है, उसमें लड़के वाले क्या है उस मछली को बाज़ार से ताज़ी लाते हैं, उसमें मछली के मुंह में एक सोने की नथ डाली जाती है, लड़के वाले वो मछली लड़की के यहाँ जाते हैं रिश्ता दे, अगर कंफर्म करता है तो वो जाता है, वो कस्टम का हिस्सा है। तो आप वो कस्टम कैसे हटा सकते हैं ये कह के कि ये मछली खाने वाला आदमी है, ये सही नहीं है? नहीं, वो कस्टम का हिस्सा है। क्योंकि जब बंगाल था तो वो बंगाल जो था वो पूरा समुद्र नदी किनारे था, बेसिन में था, मछली है वहाँ, वो उनकी सभ्यता का हिस्सा है, वो माँ गंगा ने दिया है उनको। आज जितनी भी खेती बाड़ी गंगा किनारे होती है वो गंगा के पानी से सिंचाई होती है। तो वो देखा जाए अगर गंगा नदी ना हो तो सभ्यता खत्म हो जाए। दुनिया में पहली सभ्यताएं जितनी रहीं वो हमेशा नदी किनारे रहीं, नदी किनारे ही सभ्यता मिली। हड़प्पा, इंडस वैली, सब सारी सभ्यताएं, उससे पहले भी बहुत सारी सभ्यताएं थी। मेरे हिसाब से जो सबसे पुराना धर्म है, कमेंट्स में आपके व्यूअर्स बोल सकते हैं, बियर रिलीजन, जो जापान का शायद रिलीजन था, जापान से शुरू हुआ था, या जापान के ऊपर जो ठंडी जगह हैं वहाँ से शुरू हुआ था। वो उसमें को पर्टिकुलरली वो बियर की पूजा करते थे, भालू की। वो बियर रिलीजन है, आई थिंक वो सबसे पुराना रिलीजन माना जाता है। उसके बाद सनातन का नाम आता है। हाँ, हिस्ट्री में ये मैंने पढ़ा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर हम दुनिया को एक्सप्लोर करें तो हमें पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ें भी होती थी। साइंस आज से हजारों साल पहले भी थी, साइंस भी अपना स्वरूप बदलती है जैसे क्राइम बदलता है। तो जो उस समय की साइंस थी उस समय के हिसाब से बहुत अच्छी थी, आज की जो साइंस है वो आज के हिसाब से अच्छी है। अब पुराने ज़माने, आज हम इस मोबाइल फ़ोन में छोटे से में इसमें सॉन्ग्स भी है, कैमरा भी है, सब कुछ है, आप इसमें सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन पहले वॉकमैन होता था, वॉकमैन इतना छोटा सा लेके कान में लगा के 2-4 कैसेट जबरदस्ती बैग में होती थी कि ये खत्म हो जाए। तो उस समय का वॉकमैन बहुत एडवांस लगता था। आज का उस समय आज हम उस वॉकमैन को देखें कहेंगे यार क्या, लेकिन उस समय साइंस उसके हिसाब से साइंस थी, उस समय के हिसाब से। बिल्कुल। आज से 10 साल बाद क्या साइंस, क्या नई चीज आएगी हमें नहीं पता। क्या पता आज जो आपके यहाँ मुझे चाय पिलाई जिन्होंने, हो सकता है वो रोबोट आ रहा हो सकता है, यूं कि आए और वो बोल के जाए, पॉसिबल। तो सब समय के हिसाब से सभ्यता जैसे जैसे बढ़ती है, साइंस भी बदलती है, क्राइम भी बदलता है, सब चीज़ें समय के हिसाब से बदलती चली जाती हैं। सिंस यू हैव सो मच ऑफ एक्सपीरियंस, ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस, कभी लगता है आपको कि जो यूथ है उनको सिखाना चाहिए थ्रू वर्कशॉप्स, थ्रू सम सेमिनार्स? नहीं, वर्कशॉप मैंने की, पासिंग इट ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन। मैंने फोटोग्राफिक वर्कशॉप 2005 में इंट्रोड्यूस की थी, 2009 तक की, एक लास्ट ईयर भी करी। जो लोग सीखना चाहते हैं बिल्कुल सिखाना चाहता हूँ, ऐसा समथिंग अराउंड नो कि सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। देखिए अब डिजिटल वर्ल्ड है, ठीक है, डिजिटल होने से बहुत चीज़ें ईजी हुई हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म ईजी हुए हैं।
तो डिजिटल होने से अब ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ आता है, सामने वाले को ये लगता है, लेकिन जब उसकी इन डेप्थ है वो नहीं पता। और वो कोई सीखना नहीं चाहता, वो कोई सीखना नहीं चाहता, क्योंकि अब हमने जनरेशन को इस हिसाब से बिल्ड किया है कि हर चीज़ क्विक चाहिए, तुरंत चाहिए। अब एआई का ज़माना आ गया। अब तो लोग, मुझे उस दिन कोई बता रहा है कि आजकल तो स्क्रिप्ट भी लोग कम एआई से लिखवा रहे हैं। मैंने सिर्फ पीट ली। मैंने कहा भाव कैसे दोगे, एक्सप्रेशन कैसे दोगे स्क्रिप्ट में? वो कंप्यूटर नहीं समझ सकता ना। मेरे दिमाग में एक स्क्रिप्ट जो चल रही है, 4 लोग बैठे हैं, वो अपनी बातें कर रहे हैं, एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, वो मैं अपने दिमाग से लिख सकता हूँ। अगर मैं एआई को दूं तो एआई ने जितना समझा होगा उसमें लिख देगा, लेकिन वो भाव नहीं दे पाएगा। आपको जो पर्सनल भाव है वो नहीं आ पाएगा, लेकिन फिर भी एआई काफ़ी चीज़ें लिख कर पा रहा है। तो इसमें इंसान की बुद्धि खत्म हुई ना। जब इंसान की बुद्धि खत्म हो गई तो हम गुलाम हो गए, और गुलाम हो गए तो फिर हमारे पे सोचने समझने की क्षमता खत्म। फिर तो आप 10 रुपये आदमी को दो, कुछ भी काम करो। तो हम जो, ठीक है, ये टूल हो सकता है, एक टूल है, एग्जैक्टली एक टूल है। पहले पेन जो है एक किसी चिड़िया के पंख से बनाया जाता था, उसमें नुकीला किया जाता था, एक इंक बनाई जाती थी कोयले की या किसी, उससे लिखा जाता था। आज हमारे पास ये पेन आए, टूल है कि रिफिल बदलो, चल दो, उतना झंझट नहीं लेके चलना। तो ये टूल है, लेकिन लिखाई का काम तो लेखक ही करेगा, ये तो अपने आप नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, ये आजकल आ गए हैं, अपने आप लिखने लगे, लेकिन वो चीज़ तो नहीं दे सकते ना। आई थिंक वही बात है कि समय के साथ स्वरूप है वो बदलता है, लेकिन सही कि जब गूगल हमारे लिए बदलता है, हमारे बेटरमेंट के लिए बदलता है। हम उसको स्वरूप को इस तरीके से एक्सेप्ट ना करें कि इसके बिना हम नहीं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि सपोज जब गूगल आया था तो उससे पहले लोग किताबों के थ्रू सर्च कर रहे थे, अब आपके पास सिर्फ एक क्लिक पे सर्च हो गया। तो पहले एनसाइक्लोपीडिया के इतने सारे एडिशन आते थे जी, तो एनसाइक्लोपीडिया आदमी निकाल के देखता था। आज गूगल मेड लाइफ इजी। ऐसे ही लाइक फॉर चैट जीपीटी, फॉर एआई आल्सो, कि अभी लगता है हमें तो इनपुट यही है कि इसको भी यूज़ करना मत भूलो, ये भी चलता रहना चाहिए। उसके स्लेव हाउस टूल की तरह इस्तेमाल किया जाए, परफेक्ट। लेकिन टूल को हम खुदा बना लें और उससे कहें कि नहीं यही है, हम इसी के ऊपर बेस्ड है, वो गलत है। पहले बैलगाड़ी होती थी, आज गाड़ी है। सफर का समय घटा, लेकिन सफर तो हम फिर भी कर रहे हैं ना। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो हमें सफर करना है, वो हम पहले बैलगाड़ी में करते थे, घोड़ा गाड़ी में करते थे, आज गाड़ी में कर रहे हैं। समय कम हुआ, लेकिन सफर तो हमने टूल के माध्यम से ही किया। बिल्कुल बिल्कुल। हम करेंगे कुछ रैपिड फायर, कुछ सवाल जो आप बहुत ही संक्षिप्त में इसका जवाब दें, 2 टूक जैसे भी आप देते आ रहे हैं। एक ऐसा नाम अंडरवर्ल्ड में जिसका आपको डर था बट हुआ नहीं। यार ऐसा तो डर तो सभी का रहता है लेकिन ये नहीं कह सकता कि पर्टिकुलर व्यक्ति, सभी क्रिमिनल हम मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मैं कभी नहीं कह सकता। ऐसा कोई नाम जिसके बारे में आपको मैं कहता हूँ, मैं सब क्रिमिनल्स को एक ही नज़र से देखता हूँ। मैं मानता हूँ ये मेरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक पर्टिकुलर नाम नहीं ले सकता मैं, क्योंकि मैंने सबको तंग किया है। तो एक को तंग किया होता तो बोल सकता था, मैंने सबको तंग किया। द रिस्कीएस्ट फोन कॉल यू हैव एवर रिसीव्ड? रिस्कीएस्ट इन टर्म्स ऑफ लाइफ थ्रेट, डेंजर, कुछ भी कह सकते हैं। रिस्की तो नहीं है, रिस्की तो ऐसे तो बहुत लोगों ने फ़ोन किया, हम तुम्हें मार देंगे या कर देंगे, मैं उसको सीरियस नहीं। सबसे रिस्की कौन था कि यार इसका फ़ोन आना मतलब नहीं, बड़ी चीज़ थी? ऐसे तो वो धमकाने वाले बहुत फ़ोन आए हैं, लेकिन वो मैं उसको फ़नी मानता हूँ, वो मेरे लिए एक जोक है, मैं उसको सीरियस नहीं लेता। हाँ, कभी एक टाइम पे क्या नाम था वो ड्रग माफिया, कोलंबियन माफिया के अगर बॉसेस का फोन आ जाए तो सोचना पड़ेगा। बाकी जो छुटभैया टाइप घूम रहे हैं वो फोन करे, वो मेरे लिए टाइम पास है। अगर इंस्टाग्राम के लिए आप मोगली बाबा हैं तो उस डार्क इंटरनेट के लिए आपका कोड नेम क्या है? मोगली बाबा ही रहेगा। और क्या नहीं हो सकता है? वो बन ही नहीं सकता। क्यों? मैं चेंज नहीं हो सकता ना मैं अपनी पर्सनालिटी नहीं चेंज कर सकता। नहीं आप नहीं करोगे चेंज, बट उनके लिए वो कोड नेम क्या हो सकता है? कुछ भी रख सकते हैं, जंगली रख देंगे, जानवर रख देंगे, कुछ भी रख देंगे, ये तो उनके ऊपर है।
एक ऐसा मोमेंट जहाँ पे आपको लगा कि यार मैं आज जिंदा नहीं बचूंगा? ये एक बार की बात है, हाँ, जिंदा तो नहीं, मतलब हाँ उस दिन डर लगा था। कान्हा नेशनल पार्क की बात है, 2007। क्या हुआ था? टाइगर्स ने चार्ज किया था बच्चों के चक्कर में, छोटे बच्चे थे, पीछे बच्चे थे, हमें नहीं पता था। उसे ये लगा कि हम शायद उधर से बच्चों ने कॉल किया टाइगर्स को, बैठे हम, ये टाइगर्स हमारे फ्रंट में बैठी, हम फोटोग्राफी कर रहे हैं, पीछे बच्चे थे, हम इस गाड़ी से आए, टाइगर्स हमें यहाँ बैठी मिली है, हमने फोटोग्राफी की है, बच्चे इस साइड थे, हमें नहीं पता था, हमें लगा यही है, हमने कहा अंदर होंगे जंग, वो पीछे आके गाड़ी के पीछे बैठ गए, हमें पता ही नहीं। और उन्हें पता, हमने थोड़ी सी गाड़ी पीछे, क्योंकि टाइगर्स ने को हम थोड़ा सा और डिस्टेंस देना चाह रहे थे, रीज़न से हमने गाड़ी पीछे की, हल्की सी स्टार्ट करी, पीछे से टाइगर ने कॉल कर दी। तो टाइगर्स को ये लगा कि हमारे बच्चे को, वो टाइगर्स ने आके चार्ज किया, जबकि वो मॉक चार्ज था। हमने मॉक चार्ज बहुत देखे थे, उससे पहले भी देखे, लेकिन वो उस दिन मुझे लगा कि वो मॉक चार्ज नहीं है। वो गाड़ी से 6 इंच दूर आके रुकी है बोनेट से, और जब आके रुकी है तो पंजे यूं होते गए और पूरी धूल हमारी गाड़ी के शीशे पे आए। उस दिन लगा था, और मैं ऐसे बैठा हुआ था बिल्कुल दरवाजे के ऊपर। तो ऐसा था कि केज हो कुछ? नहीं, ओपन जर्सी होता है। उस दिन लगा था, उस दिन ये लगा ये मॉक चार्ज नहीं है। वो कई बार मॉक चार्ज करती है, 99% मॉक चार्ज होता है, 1% कभी ऐसा हो जाए कि मॉक चार्ज नहीं। तो ये जंगल में मॉक चार्जिंग होती है, जबकि हमने बहुत डिस्टेंस दे रखा था, हमें बच्चों का नहीं पता था, किसी ने पीछे ध्यान ही नहीं दिया कि पीछे ही बैठे हैं। वो सामने तो इतना बड़ा खजाना मिल गया, आदमी उसको फोटोग्राफ में बिजी हो गया करने में। आपका सबसे खूबसूरत सिनेमैटिक फ्रेम, इफ यू हैव टू शेयर इन 5 words, लाइक जो देखा हो आपने, चाहे वो स्नो लेपर्ड हो, चाहे वो ढोल्स हो, का मोस्ट सिनेमैटिक फ्रेम? मैं सिनेमैटिक तो सारे फ्रेम है, मेरा कोई ऐसा फ्रेम नहीं है जो सिनेमैटिक ना हो। हाँ, एक एक्सपीरियंस जो था ज़िंदगी में, वुल्फ बहुत कम देखे हैं, भेड़िए। पहला, उस दिन मैं फोटोग्राफ नहीं कर पाया था, पहला भेड़िया, जंगली भेड़िया जंगली कहूँगा मैं, जो भेड़िया मैंने देखा वो कान्हा नेशनल पार्क के पठार पे देखा, बांधवगढ़ के नेशनल पार्क में एक पठार पे देखा। बनवई एक जगह है, बनवई से थोड़ा आगे जाते हैं तो एक राइट साइड को पठार सा है, उस पर अर्ली मॉर्निंग राइज था, सनराइज था, बहुत सुंदर गोल्डन लाइट आ रही थी, और सामने एक नर मादा का पेयर था, वो मैंने देखा था। वो फोटोग्राफ नहीं कर पाया, दे वाज सो क्विक एंड इट्स अ ब्यूटीफुल मोमेंट। तो मेरी ज़िंदगी में पहला भेड़िया मैंने वहाँ देखा, फिर उसके बाद मैंने हिमालयन वुल्फ देखा लद्दाख में, वो भी मैं फोटोग्राफ नहीं कर पाया, इट वॉज वेरी फार डिस्टेंस। लाइक यू सेड कि जो ढोल्स हैं उनसे बहुत कुछ सीखते हो, उनके अलावा कोई ऐसा जानवर जिससे यू कनेक्ट स्पिरिचुअली? देखिए, स्पिरिचुअली तो मैं शायद स्पिरिचुअली तो नहीं कह सकता कि कनेक्ट हो सकता हूँ। मैं ये कहता हूँ, जिन दुनिया में जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु हैं, उन सब से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। शेर से क्या सीखते हो? शेर से आप ये सीखते हो कि आप राजा हो, राजा की तरह जियो। और दूसरी चीज़, जो आपका जो प्रजा है, जो आपका साम्राज्य है, जो आपका राज्य जहाँ आप राज कर रहे हो, इसका उदाहरण ऐसे देता हूँ कि जो आपके पास है आप उसमें संतुष्ट रहो, उसको बर्बाद ना करो। शेर जंगल में रहता है, उसके बाद अनगिनत हजारों की संख्या में हिरन हैं, और एक प्रजाति के नहीं, अनेक प्रजाति के हैं, ठीक है। लेकिन वो मारता उसी को है जब उसको भूख लगती है। वो चाहे तो दिन भर 100 मारता रहे, नहीं मारता वो एक ही मारता है जब तक उसको खा नहीं लेता, ख़त्म नहीं हो जाता, या वो ख़राब नहीं हो जाता उसका मीट, तब तक वो दूसरा नहीं मारता। तो उससे ये सीखने मिलता है शेर टाइगर से कि भाई जो आपके पास है उसको संचय भी करें, उनको संचित भी करें, और जितनी ज़रूरत है उससे वहाँ से लें। जैसे कि रामायण में की बात है, हाँ ऐसा ही कुछ शायद कुरान में भी आता है। रामायण में शायद रामचरितमानस में एक व्याख्या की गई है वर्षा की। उसमें ये है कि जैसे टैक्स के ऊपर है कि सरकार आपसे टैक्स लेती है, आम जनता से अनेक तरीके से टैक्स लेती है, और वो पब्लिक के बेटरमेंट के लिए जानी चाहिए। इसको जो है रामचरितमानस में इस प्रकार से समझाया गया है कि जो सूर्य है वो गर्माहट देता है, गर्माहट के साथ नदी, नाले, समुद्र से एक अमाउंट का पानी लेता है। जितने अमाउंट का उसने पानी लिया, उसे सुखाया नहीं, एक थोड़ा थोड़ा पार करके पानी लिया, उसका बादल का रूप देके खूब वर्षा करके उसका लेवल हाई कर दिया। ये टैक्स के लिए रामचरितमानस में कहा गया। वो पूरा संस्कृत उस तरीके से मुझे वो याद नहीं आ रहा, लेकिन उसका सारांश मुझे याद है।
तो शेर जो है ये समझता है कि मेरे पास सब कुछ है, इसे संचय और संचित करके रखना है, जितने की ज़रूरत है उतना लेना है और इसको ख़राब नहीं करना है। ये मैंने शेर से सीखा। हाथी से क्या सीखते हैं हम? हाथी से मस्त मौला रहो, जिधर निकलो तो वहाँ दिखने चाहिए कि दूर से कोई चीज़ आ रही है। हाथी सबसे ज़्यादा, ये तो चलो एक मैंने मजाक में कही, हाथी से इंटेलिजेंट एनिमल नहीं है, और उसकी जो मेमोरी है ना बहुत स्ट्रांग है। वो उसके अंदर एक चीज़ है कि अगर वो आपको अपना मान ले तो वो आपको ज़िंदगी भर नहीं छोड़ता है, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। और हाथी के अंदर ये है कि अगर उसके टीम मेंबर, वो बहुत सोशल है, बहुत सोशल के साथ साथ बड़ा कम्युनिटी वाला है। अगर उसके यहाँ एक हथनी ने बच्चा दिया तो सारी बाकी हथनियाँ मिलके उसको पालती हैं। सब उसकी माँ होती हैं। वो बच्चा कभी इसके पास जाएगा, वो सतनी के पास, कभी वो सतनी के पास, सब मिलके उसको पालती हैं। एक हथनी नहीं पालती, जिसने जन्म दिया वो नहीं पालती, सारी हथनियाँ उसको पालती हैं, उनकी रखवाली करती हैं, उनको सिखाती हैं कि, और साथ में लेके चलती हैं। दूसरी चीज़, हाथी का अगर कोई सदस्य मर जाता है उनके पैक का, तो जहाँ वो मरता है उसको वहाँ पे वो कंडोलेंस देते हैं बैठ के, बाकायदा जिस तरीके से कंडोलेंस होता है उस तरीके से कंडोलेंस दिया जाता है। और जैसे इंसानों में बरसी होती है या चालीसा होता है, इस्लाम में शायद बरसी भी होती है, तो उसी तरीके से उसमें भी क्रिश्चियनिटी में भी शायद 40 दिन बाद कुछ फंक्शन होता है। तो उसी तरीके से हाथी भी 1 साल बाद उस स्थान पे पहुंचता है जहाँ पे उसके पैक के एक सदस्य की मृत्यु हुई थी। उसी स्थान पे पहुंच के 1 साल बाद श्रद्धांजलि देता है, फिर कभी लौट के नहीं आता। वाह। तो ये जो इमोशंस हैं देखा वो आपने हाथी। सब? हाँ, मैंने देखा। एक ऐसा झूठ जो कि जर्नलिज्म में आसानी से बेच सकते हैं। मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरे अलावा कोई कुछ नहीं जानता, मैं जो बता रहा हूँ वही सच है। और जो आप अभी बता रहे हो क्या वो सच है? तो ये सबसे ज़्यादा झूठ चलता है कि मैं जो बता रहा हूँ वही सही है। लेकिन प्रूफ कोई नहीं देता, मैं प्रूफ के साथ बोलता हूँ, इसलिए मेरा सच है। एक ऐसा रोल जो किसी भी जर्नलिस्ट को ब्रेक नहीं करना चाहिए। एथिक्स। एथिक्स, ट्रूथ, जस्टिस, फेम, इनको रैंक करिए। मतलब रैंक करूँ? सबसे इम्पोर्टेंट। जस्टिस तभी आप कर पाओगे जब आपके पास सच्चाई होगी। अगर सच्चाई नहीं है तो आप जस्टिस नहीं कर पाओगे। तो पहले क्या आएगा? पहले ट्रूथ आएगा, फिर जस्टिस आएगा, और फिर फेम आएगा। फेम तो जबरदस्ती का है। फेम तो आप लोग इंस्टाग्राम पे भी ले रहे हैं, क्या क्या करके ले रहे हैं, तो उसको आप कहाँ रैंक करो? फेम की परिभाषा नहीं रही। पहले फेम जो था, आपके कार्य से आपको फेम मिलता था। आपने बहुत शौर्य का कोई काम किया हो तो आपको फेम मिलता था, आपको मेडल्स मिलते थे, आपको एक सलामी दी जाती थी। लेकिन अब फेम जिसके फॉलोअर हैं सो कॉल्ड, वो फेमस है। फेम की अब कोई परिभाषा नहीं रहेगी। वो फॉलोअर्स किस काम को आप करके किस मिल रहे तरीके से फॉलोअर्स गेन कर रहे हैं ये सबको पता है, तो आप उसको फेम कहोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फेम की अब परिभाषा नहीं रहेगी। फेम की कोई परिभाषा नहीं है। एक ऐसी बॉलीवुड फिल्म विच गॉट अंडरवर्ल्ड टोटली रॉन्ग। टोटली रॉन्ग बहुत सारी फिल्में होंगी, किसके नाम लो? हाँ, सही फिल्म जो थी वो थी कंपनी, राम गोपाल वर्मा की। एग्जैक्ट। अपने होश की बता रहा हूँ, उससे पहले कोई बनी हो तो मुझे नहीं पता। मैं अपने मेमोरी जो फिल्म्स मैंने देखी हैं, उसके बाद कोई दूसरी फिल्म थी, वो गैंग्स ऑफ वासेपुर, जो रियलिटी है, जो पूरी उसको हम कह सकते हैं कि हाँ ऐसे ही होता था। इसी तरीके से रंजिश चलती थी, क्योंकि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि रंजिश और ये किस तरीके से चलती थी। ये खानदानी चलती रहती है। तो उसके बाद अगर कंपनी के बाद मुझे कोई फिल्म उस पॉइंट से अच्छी लगी तो गैंग्स ऑफ वासेपुर। 3 चीज़ें जो आपके बैकपैक में हमेशा होंगी जंगल में। कैमरे की बैटरी, पानी की बोतल, टोपी और जूते, ये होने चाहिए बस। बाकी संभाल लोगे आप। बाकी सब हो जाएगा। इंटरेस्टिंग। आई गेस जर्नलिज्म का ये पर्सपेक्टिव शायद मैंने नहीं देखा इतना कभी पहले, जितना आज देख पाया आपके ज़रिए, कि जो आपने काम किया है एट अ डीपर लेवल, इट्स वेरी 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 यूनिक। थैंक यू। सो जो भी आपने किया, क्यों नहीं किया, दैट यू नो इट एंड सम पीपल नो इट,
But thank you for doing this. Thank you. Thank you. Thank you. for having me. Thank you.